काला जादू। अपने बेटे रिशु के माथे से टपकते हुए पसीने को देखकर सविता की हालत खराब हो गई। ऐसा आज पहली बार नहीं हुआ जब रिशु नींद से घबरा कर जागा है। हाय मेरा बच्चा, न जाने किसकी नजर लग गई है तुझे। जब से मेरे बच्चे ने 10वीं के एग्जाम में स्कूल टॉप किया है तब से रोज बुरे बुरे सपने आने लगे हैं। हाँ माँ, मैंने आज फिर से एक काले साए को देखा। वो यहीं मेरी आंखों के सामने खड़ा था। माँ मुझे बचा लो माँ। वो मुझसे कह रहा था कि मुझसे बदला लेगा। माँ कहीं ये प्रशांत। चुप कर, कैसी बात कर रहा है? दोबारा उसका नाम मत लेना। तुझे पता है ना, उस प्रशांत ने आत्महत्या कर ली, तो बार बार उसका नाम मत लिया कर। मम्मी, क्या सच में प्रशांत ने आत्महत्या की थी? चुप कर, बहुत सवाल पूछता है आजकल। और फिर रात के वक्त सविता के पूरे घर में एक अजीब सा काला धुआं छाने लगा। गहरी नींद में सोई सविता की जैसे ही आंख खुली उसका दम घुटने लगा। वो दौड़कर रिशु के रूम की तरफ गई जहां उसके दरवाजे पर घूमती एक काली परछाई देख वो बुरी तरह से घबरा गई। कौन है वहाँ? कौन है? सामने आओ। ये मैं हूँ, तुम्हारी काली करतूत। और अब मैं तुम्हारे बेटे को ले जाने आया हूँ। नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो प्लीज। मेरे रिशु को कुछ मत करना। वो परछाई रिशु के कमरे में घुस जाती है। सविता भी उसके पीछे पीछे दौड़ कर जाती है और देखती है कि अब वो साया साफ नजर आ रहा था। वो सर से पैर तक खून में सना हुआ था और उसके शरीर के सारे अंग कटे फटे हैं। क्या चाहिए तुम्हें? तुम जो बोलोगे मैं करूंगी, लेकिन मेरे रिशु को छोड़ दो। उस परछाई ने रिशु को गर्दन से पकड़कर दीवार के सहारे हवा में उछाल दिया। रिशु जोर जोर से चिल्लाने लगा। माँ बचाओ मुझे, बचा लो माँ ये मुझे मार डालेगा। माँ मुझे बचा लो माँ। नहीं ऐसा मत करो, मुझे मार दो लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो परछाई रिशु को जमीन पर गिरा देती है और अचानक वहां से गायब हो जाती है। रिशु, मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना? कुछ बोल बेटा, क्या हुआ है तुझे? मैं ठीक हूँ माँ। क्या हुआ था यहाँ पर? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। तू परेशान मत हो। हम कल ही गांव के बाहर जो तांत्रिक महाराज रहते हैं उनके पास चलेंगे। ठीक है माँ, हम जल्द ही उनके पास चलेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। ये बार बार मुझे डरावने सपने आना, ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है माँ? अगले दिन सविता अपने बेटे रिशु को लेकर गांव के बाहर तांत्रिक के पास जाती है। जिस जगह पर तांत्रिक रहा करता था वो जगह बहुत डरावनी थी। चारों तरफ कंकाल और खूब भूतियां नजर आ रही थी। गांव से दूर वीराने में उस जगह पर जोर से आंधी चल रही थी। रिशु ने डर कर अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कैसी जगह है? देख बेटा, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ये तांत्रिक महाराज ही बता सकते हैं। अब यही है जो हमें प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ही सविता और रिशु तांत्रिक की झोपड़ी के अंदर पहुंचे, वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। तांत्रिक की झोपड़ी के अंदर कई सारे लोग अपनी गर्दन घुमा घुमा कर जोर जोर से चीख रहे थे। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? महाराज, मेरे बेटे को कुछ दिनों से एक डरावनी काली परछाई नजर आती है और कल रात उसने मेरे बेटे पर हमला भी कर दिया। मम्मी हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये जगह मुझे ठीक नहीं लगती। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। रुक जाओ, 2 मिनट के लिए रुक जाओ। क्या कहा? काली परछाई? तुम्हारे बेटे पर किसी काली परछाई ने हमला किया? हाँ महाराज, वो कह रही थी कि वो मेरे बेटे को कुछ कर देगी। कोई उपाय बताइए महाराज, मेरे बेटे के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तुमने किसी दूसरे के साथ गलत किया है।
तो तुम्हारे साथ भी गलत होकर ही रहेगा। तुमने किसी की जान ली है, किसी को मार डाला है तुमने। नहीं महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने किसी की जान नहीं ली। मुझे कोई उपाय बताइए। लगता है तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी। मैं तुम्हें अभी उस काली परछाई से मिलवा देता हूँ और वही सारा सच तुम्हारे सामने लेकर आएगा। सविता और ऋषु ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक तांत्रिक की झोपड़ी में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी। सविता और ऋषु बुरी तरह से कांप रहे थे। आंखें खोलो और अपने सामने देखो। क्या यही है वो जिससे तुम कल रात को मिली थी? बताओ मुझे। हाँ, इसने कल रात मेरे बेटे के ऊपर हमला किया था। ये उसी लड़के की भटकती हुई आत्मा है जिसे कुछ दिन पहले तुमने मार डाला था। मम्मी ये महाराज क्या कह रहे हैं? क्या सच में आपने किसी की जान ली है, किसी को मार डाला है? अगर हाँ तो बताइए ना मम्मी, किसको मारा है आपने? किसको? तुम्हारी माँ इतनी आसानी से सच नहीं बताएगी बेटा। इसने एक बच्चे की जान ली है। कहीं उसका नाम प्रशांत तो नहीं महाराज? वो मेरा दोस्त है, मेरा पड़ोसी है। सही पहचाना। देखा सविता, तुम्हारा खुद का बेटा भी जानता है कि तुमने किसी के प्राणों की बलि चढ़ा दी और इसीलिए अब उसकी बुरी आत्मा तुम्हारे घर में भटकती है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रशांत हमारे पड़ोसी का बेटा था। हर बार उसके नंबर मेरे बेटे से ज्यादा आते थे और इसलिए मैंने उसके कमरे के बाहर काला जादू किया था, पर मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगा। तुम्हारे उसी काले जादू वाली गुड़िया के अंदर एक बुरी आत्मा थी जिसने उस बच्चे के दिमाग पर बुरा असर कर दिया और उसी की वजह से उस लड़के ने अपनी बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तुम। नहीं महाराज, जो कुछ भी हुआ मुझे नहीं पता था कि प्रशांत अपनी जान दे देगा। प्रशांत की आत्मा इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ी है, हमसे बात करना चाहती है। बोलो क्या कहना चाहते हो? मैं जीना चाहता था, बड़ा होकर कुछ बनना चाहता था। आपके बेटे से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। अरे वो तो मेरा अच्छा दोस्त था। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफ करने से मुझे वापस जिंदगी नहीं मिल जाएगी। मेरे माँ बाप आज भी मेरे लिए रोते हैं। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत। और तभी अचानक प्रशांत की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। सविता जोर जोर से रोने लगती है। सुन लिया तुमने? ये तुम्हारे अपने ही किए हुए पाप हैं जो इस तरह से तुम्हारे सामने आ रहे हैं। माँ, ये आपने अच्छा नहीं किया। सिर्फ 10th बोर्ड के एग्जाम में मैं टॉप कर पाऊं, इसलिए आपने मेरे दोस्त के ऊपर काला जादू कर दिया। नहीं मम्मी, नहीं, अब हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी नहीं। मेरे दोस्त की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी मम्मी, कभी नहीं। लेकिन मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। वो लड़का हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर आ जाता था और इस वजह से हमेशा तुम्हारे मार्क्स कम पड़ते थे। मैंने तो सिर्फ उस पर एक छोटा सा काला जादू किया था बेटा। मुझे क्या पता था कि उसका ये नतीजा निकलेगा। जिस गुड़िया को तुमने उस लड़के के कमरे के दरवाजे पर लगाया था, दरअसल उसके अंदर एक बुरी आत्मा का प्रवेश हो गया था, जैसा कि अक्सर काला जादू करते समय हो जाता है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। आप बताइए मैं क्या करूँ? प्रशांत के घर जाकर उस काली गुड़िया को वहां से निकालकर यहाँ लेकर आओ। मैं उसे आग में जलाकर राख कर दूंगा और उसके बाद प्रशांत की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अगली रात सविता चुपचाप अपने पड़ोसी प्रशांत के घर जाती है।
प्रशांत के माँ बाप प्रशांत की मौत के बाद उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चले गए थे। जैसे ही सविता उस घर के अंदर कदम रखती है, उसका सामना अजीबोगरीब हैवानियत से भरी आवाजों से होने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरी तरह से चीख रहा हो। सविता जैसे ही प्रशांत के कमरे के बाहर पहुंचती है, वहां पर लटकी हुई गुड़िया के शरीर से खून टपकने लगता है। ये क्या हो रहा है? इस गुड़िया के शरीर से खून क्यों टपक रहा है? सविता हिम्मत करते हुए उस गुड़िया को वहां से उतारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से बहुत भयानक दिखने वाली औरत उसकी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, और अगर तूने मुझे यहाँ से हटाने की कोशिश की तो मार डालूंगी मैं तुझे। नहीं नहीं, मुझे तुम्हें यहाँ से ले जाना ही होगा, नहीं तो मेरा बेटा, उसकी जान को खतरा है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे इस घर से बाहर ले जाकर दिखाओ। और ऐसा कहकर वो औरत सविता के ऊपर हमला कर देती है और उसे हवा में उछाल उछाल कर जमीन पर पटकती है। लेकिन तभी अचानक मौका देखकर सविता अपने हाथ में ली हुई सुई उसके हाथ में चुभो देती है। हाथ में सुई लगते ही वो औरत जमीन पर तड़पने लगती है। ये क्या किया तूने? ये क्या कर दिया? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तांत्रिक ने मुझे कहा था कि तुझसे जीतने का सिर्फ यही एक तरीका है जिससे मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकती हूँ और अपने बेटे की जान बचा सकती हूँ। और उसके बाद वो डरावनी दिखने वाली औरत एक छोटी सी जादुई गुड़िया में तब्दील हो गई और सविता ने उसे ले जाकर तांत्रिक को दे दिया। तांत्रिक ने जादुई गुड़िया को आग के हवाले कर दिया। हॉन्टेड बस। रात के करीब 11 बज रहे थे। सड़क पर इक्का तुक्का गाड़ियां चल रही थी। अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके शीला और निकिता बस स्टॉप पर खड़ी थी। आज तो हमें बहुत देर हो गई। पता नहीं घर जाने के लिए हमें कोई साधन मिलेगा भी या नहीं। अगर कोई साधन नहीं मिला तो कहीं रात इसी बस स्टॉप पर ना बितानी पड़े। अपनी काली जुबान बंद कर, जब देखो तब उल्टी बातें ही करती है। अरे कुछ देर रुक जाना, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उन्हें कोई बस नहीं मिलती। धीरे धीरे समय के साथ साथ सड़क पर चलने वाली गाड़ियों का दिखना भी बंद हो जाता है। अरे ये देख, अब तो सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं दिख रही। दूर दूर तक गाड़ी और किसी इंसान का नामो निशान नहीं है। एक काम करते हैं, वापस अपने ऑफिस चलते हैं। हम दोनों आज रात वहीं गुजार लेंगे। देख, तुझे अच्छी तरह पता है 10 बजे के बाद चौकीदार ऑफिस के मेन गेट पर ताला लगाकर अपने घर चला जाता है। ऑफिस जाने का कोई फायदा नहीं है। इस सुनसान सड़क को देख मुझे बहुत घबराहट हो रही है। एक काम करना, उसी चौकीदार के घर चलते हैं। वो भी तो परिवार वाला है। हम बेफिक्र होकर आज रात उसके घर पर रुक सकते हैं। अरे पागल, चौकीदार 10 बाय 10 की खोली में रहता है। उसके 4 बच्चे हैं। भला वो हमें अपने घर में कौन सी जगह देगा? अब तू ना ये बेकार की बातें बंद कर और चुपचाप खड़ी रह। शायद कोई लिफ्ट ही मिल जाए। फिर काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार एक नीले रंग की बस उनके सामने आकर रुकती है। बस का दरवाजा खोल कंडक्टर उन दोनों से कहता है, कहिए कहाँ जाना है आप दोनों को? देखिए मेरी पूरी बस खाली पड़ी है। मैं आप दोनों को आपके ठिकाने पर छोड़ दूंगा। इतना कहकर कंडक्टर मुंह में भरे पान की पिचकारी सड़क पर दे मारता है। निकिता, लोगों का कहना है कि कुछ महीने पहले इसी तरह अंधेरी रात में एक नीली बस के अंदर कुछ बदमाशों ने एक जवान लड़की की हत्या कर दी थी। इस बस का रंग भी नीला है। कहीं ये वही बस तो नहीं? कंडक्टर शीला की बात सुन लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, देखिए मेम साहब, उस घटना के बारे में मैंने भी सुना है। माना कि उस बस का रंग और मेरी बस का रंग एक है, लेकिन दुनिया में नीले रंग की एक ही बस तो नहीं है ना। हा? ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक है। देखिए हमारी बस में एक मेम साहब पहले से ही बैठी हैं, चाहे तो आप देख लीजिए। निकिता गर्दन उठाकर देखती है तो बस के पीछे वाले हिस्से में एक लड़की कंबल ओढ़े बैठी हुई थी। सही तो बोल रहे हैं भैया, बस में पहले से एक लड़की बैठी है। चल अब हम भी बैठ जाते हैं, वैसे भी बहुत देर हो गई है।
अरे ठहर जाना निकिता, मुझे डर लग रहा है। अरे तुझे इतना ही डर लग रहा है तो तू यहीं खड़ी रहे, मैं तो चली। अरे तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही है? मैं भी चलती हूँ। दोनों बस में जाकर बैठ जाती हैं। देखते ही देखते ड्राइवर बस को तेज रफ्तार में चलाना शुरू कर देता है। तभी शीला की नजर पीछे वाली सीट पर अकेली बैठी लड़की पर पड़ती है। उस लड़की की लाल आंखें और उसका आधा जला हुआ चेहरा देखकर शीला घबरा जाती है। सुन निकिता, हमारे पीछे जो लड़की बैठी है ना, उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल और चेहरा किसी चुड़ैल की तरह डरावना दिख रहा है। अरे छोड़ ना, कौन कैसा दिखता है, मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं थोड़ी देर झपकी लेना चाहती हूँ, इसलिए अब तू अपनी बड़बड़ बंद कर प्लीज। बेफिक्र निकिता अपनी आंखें बंद करके बैठ जाती है। दूसरी ओर बस जंगल के रास्ते में पहुंची है। चारों तरफ घना अंधेरा और साथ ही जंगल में मौजूद जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें शीला को और भी ज्यादा डराए जा रही थी। थोड़ी ही देर में बस एक बरगद के पेड़ के पास से गुजरती है। तभी अचानक बरगद की डाल पर बैठी एक बिल्ली कूदकर खिड़की के रास्ते शीला की गोद में आ गिरती है। मर गई रे, बचाओ मुझे, कोई बचाओ। शीला के चिल्लाने की वजह से निकिता की आंख खुल जाती है और वो भी घबराकर इधर उधर देखने लगती है। तभी पीछे वाली सीट पर बैठी लड़की उठकर शीला के पास आती है और बिना कुछ कहे उस बिल्ली को शीला की गोद से उठा उसे सहलाते हुए अपनी गोद में लेकर वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। अरे शीला, तू तो बहुत ही डरपोक है, जरा जरा सी बात पर उछल पड़ती है। मैं कल से अकेले ही सफर करूंगी। अरे मैं क्या करूं, वो बिल्ली अचानक मेरी गोद में आ गिरी। अपनी बकवास बंद कर और मुझे चैन से सोने दे। इस तरह शीला को डांटकर निकिता फिर सो जाती है, पर तभी अचानक एक झटके से ब्रेक लगाकर ड्राइवर बस को रोकता है। शीला खिड़की से बाहर झांक कर देखती है तो उसे सड़क के किनारे एक काला आदमी खड़ा दिखाई देता है। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी और अजीब से कपड़े देखकर शीला को घबराहट होने लगी। क्या हुआ ड्राइवर भैया, आपने बस क्यों रोक दी? अरे वो देखो वहाँ, वो सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा है, उसी के लिए मैंने बस रुकवाई है। शीला निकिता को धक्का देकर नींद से जगाती है। अरे अब क्या हुआ? वो देख, सड़क किनारे कितना डरावना आदमी है। उसका अजीबोगरीब हुलिया देखकर लगता है जैसे कोई शैतान खड़ा हो। अब शीला की तरह निकिता भी उस आदमी को देखकर थोड़ा डरने लगती है। कंडक्टर, क्या तुम उस आदमी को बस में चढ़ाने वाले हो? उसे देखकर हमें डर लग रहा है, उसे बस में मत चढ़ाओ। अरे डरने की कोई बात नहीं है मेम साहब, ये आदमी जंगल के पीछे वाले गांव में रहता है। ये रोज इसी वक्त मेरी बस में बैठकर पड़ोस वाले गांव में जाता है। और वैसे भी ये बेचारा गूंगा है। अगर आप लोगों को डर लगता है तो मैं इसे ड्राइवर के बगल में बिठा देता हूँ। ओह अच्छा, ठीक है। फिर कंडक्टर का इशारा पाते ही वो आदमी बस में सवार हो जाता है। ड्राइवर दोबारा एक्सीलेटर पर जोर देकर बस को आगे बढ़ाता है। थोड़ी ही देर में बस एक घाटी पर चढ़ती है। बस के एक तरफ गहरी और डरावनी खाई थी, पर ड्राइवर को इस बात से कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा था। वो लगातार बस की रफ्तार बढ़ाकर बस चलता जा रहा था। ड्राइवर भैया, आप देखते नहीं क्या बगल में इतनी गहरी खाई है? बस की रफ्तार लगातार बढ़ाए जा रहे हो, थोड़ा धीरे चलाओ ना। अरे मेम साहब, घबराने की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा रोज का काम है। मैं तो यहाँ इसी रफ्तार से बस चलाता हूँ। आप बेफिक्र होकर अपनी सीट पर बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। ड्राइवर के कहने पर निकिता शांति से बैठ जाती है। कुछ दूर चलने पर अचानक ड्राइवर बस को सड़क के किनारे रोक देता है। शीला एक बार फिर खिड़की के बाहर झांक कर देखती है, लेकिन इस बार उसे कहीं कोई दिखाई नहीं देता। अरे अब क्या हुआ? तुमने बस क्यों रोक दी? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। ड्राइवर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, पर कंडक्टर बोल पड़ता है। ये हमारी फेवरेट जगह है, हम अपने सारे अच्छे काम यहीं पर करते हैं।
अब हमारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद ही बस यहाँ से आगे बढ़ेगी। इतना कहते ही कंडक्टर सीट के नीचे रखी एक शराब की बोतल निकालता है। अरे ये सब क्या है? तुम्हारे बस में सवारी बैठी है, उन्हें घर पहुंचाने की जगह तुम यहाँ सड़क के बीच में बस रोककर शराब पियोगे? बस में लड़कियों के बैठे हुए भी तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? कंडक्टर कोई जवाब नहीं देता और मुस्कुराते हुए शराब पीने लगता है। तभी ड्राइवर और दूसरा आदमी भी कंडक्टर के साथ मिलकर शराब पीने लगते हैं। निकिता, मुझे इन तीनों के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। हमने इस बस में बैठकर बहुत बड़ी भूल कर दी। तू घबरा मत, मैं हमेशा अपने पर्स में छोटा सा चाकू रखती हूँ। उसके रहते ये तीनों हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। देखो गज्जू भैया, हमारी बस में इस समय 3 जवान लड़कियां बैठी हैं। कहो सबसे पहले किसका शिकार किया जाए? मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले वो जो पीछे अकेले जो बैठी है ना, उसे पकड़ कर लाओ। उसके बाद इन दोनों का प्रोग्राम फिट करेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब वो आदमी पीछे वाली सीट पर बैठी लड़की के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तभी अचानक उस लड़की की आंखें जरूरत से ज्यादा बड़ी और लाल होने लगती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल और उसके मुंह से नुकीले दांत दिखने लगते हैं। अरे ये क्या? ये लड़की अचानक इतनी खतरनाक कैसे बन रही है? इतने में वो लड़की उस आदमी को उठाकर वहीं सीट पर पटक देती है। मुझे हाथ लगाएगा, तेरी इतनी हिम्मत! जोर से चीखते हुए वो लड़की उस आदमी पर हमला कर देती है और पल भर में ही उस आदमी का काम तमाम हो जाता है। ये देख ड्राइवर और कंडक्टर के होश उड़ जाते हैं। इतने में ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए तुरंत बस से बाहर कूद जाता है, पर तभी बस के पीछे की तरफ से तेजी से आ रहा एक ट्रक उसे कुचल कर चला जाता है। एक ही पल में अपने दोनों साथियों की मौत देख अब कंडक्टर के हाथ पैर कांपने लगते हैं। ये सब देख निकिता और शीला के भी होश उड़ जाते हैं। वो चुपचाप अपनी सीट पर ही छुप कर बैठी रहती हैं। अरे कौन हो तुम? और तुम इतनी भयानक कैसे बन गई? अब वो लड़की गुस्से में गुर्राते हुए कंडक्टर का गला पकड़ लेती है। इतनी जल्दी मुझे भूल गए? कुछ महीनों पहले तुम तीनों ने बड़ी बेरहमी से मेरी हत्या की थी और फिर शहर छोड़कर भाग गए। कई दिनों से मैं तुम तीनों के इंतजार में भटक रही थी। आज जाकर मेरा बदला पूरा होगा। अब तू भी अपने साथियों की तरह जहन्नम पहुंच जाएगा। अब वो लड़की कंडक्टर को उठाकर बस के पास मौजूद खाई में फेंक देती है। कंडक्टर एक बड़े पत्थर से जा टकराता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ ये सारा नजारा देख शीला और निकिता बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उन दोनों को होश आता है तो वो अपने आप को एक सरकारी अस्पताल में पाती है। गूंज। रात के ठीक 1 बजे तेज बारिश और कड़कड़ाती बिजली में अपने घर की बालकनी में खड़ी सुमन खोई खोई कुछ सोच रही थी। अंदर आ जाओ ना। उसके घर के अंदर से आवाज आती है। तब भी सुमन काले अंधेरे में खड़ी न जाने किसका इंतजार कर रही थी, जिसमें से एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ उसके पास वाले घर में लाल रंग की एक कार से उतरती है और बारिश में भागती हुई सामने वाले घर में चली जाती है। हेलो, कौन? मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है, लौटाओगी नहीं? आपका क्या सामान? कौन है आप? और मैं तो इस घर में कुछ सेकंड्स पहले ही आई हूँ। आपको यहाँ का नंबर कैसे पता चला? मम्मी, हो सकता है कि जो फैमिली यहाँ पहले रहती हो, ये कॉल उनके लिए हो। नहीं, ऐसा नहीं है। बाहर कड़कड़ाती बिजली एक अनजान आदमी के फोन ने नेहा को डरा दिया था। वो फौरन कॉल रख देती है। चलो बच्चों, कमरे में चलते हैं, मैं तुम्हें सुला देती हूँ। पर यहाँ इतने अंधेरे में तो कुछ भी नहीं दिख रहा मम्मी। फ्लैश लाइट ऑन करो ना। नेहा फ्लैश ऑन करती है, जहाँ उसे ऊपर जाने की सीढ़ियाँ दिखती हैं और चारों तरफ सफेद कपड़ों से ढके हुए फर्नीचर। तभी नेहा की 3 साल की बेटी उससे कहती है, मम्मा घोस्ट। नो माय लव, ये तो वाइट क्लोथ्स हैं।
चलो ऊपर मम्मा आपको स्टोरी सुनाएगी, सुननी है ना? चलो चलो चलो। नेहा स्ट्रॉबेरी को गोद में उठाती है और रोहन के साथ सीढ़ियां चढ़ना शुरू करती है। एक एक कदम उसे ऐसा एहसास हो रहा था मानो वो सीढ़ियों पर नहीं दलदल में कदम रख रही हो। ये मेरे पैर सीढ़ियों में धंस क्यों रहे हैं? बहुत देर चलने के बाद सीढ़ियां खत्म होती हैं। ऐसा लग रहा है मानो मैं जन्मों से बस चल ही रही हूँ। जैसे तैसे थकी हारी नेहा ऊपर कमरे में पहुंचती है। जैसे ही फ्लैश बेड पर पड़ता है वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे पहले से ही बिस्तर पर सो रहे हैं। मेरा सर चकरा रहा है। बच्चे तो मेरी गोद में थे, यहाँ कैसे आ गए? और वो भी मुझसे पहले। नेहा कुछ समझ नहीं पाती और बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ती है। अगली सुबह उसकी आंखें सूरज की किरणें चेहरे पड़ने से खुलती हैं। नेहा बालकनी में जाती है जहां उसे सुमन अपने बालकनी में खड़ी दिखती है। ऐसा लग रहा था मानो सुमन रात भर से वहीं खड़ी थी। सुमन नेहा को मुस्कुराकर देखती है। हेलो, मैं यहाँ कल ही शिफ्ट हुई हूँ। मेरे हस्बैंड का यहाँ ट्रांसफर हुआ है। आसपास कहीं घर ही नहीं मिला, तब 40 किलोमीटर दूर यहाँ ये घर मिला। आप यहाँ पर कब से हैं? पता नहीं, सालों हो गए, यहाँ कोई आया ही नहीं। पर अब तुम आई हो तो राहत सी लगी। आओ ना घर पर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। वैसे कल रात ना यहाँ कुछ अजीब महसूस किया मैंने। मैं आकर बताती हूँ। नेहा सुमन से मिलने उसके घर जाती है और पिछली रात हुए इंसिडेंट के बारे में उसको बताती है। ये तो कुछ भी नहीं है नेहा, ऐसे तो कई इंसिडेंट्स मेरी एक फ्रेंड के साथ भी हुए हैं और रोज होते ही हैं। सुमन अपनी कार में बैठी अपने नए ठिकाने की ओर बढ़ रही थी। जंगल के बीच से गुजरती वो खुद से कहती है, ये सिविल इंजीनियर्स की लाइफ ना बड़ी मुश्किल है। कहाँ जंगल झाड़ी में रहना पड़ेगा। कार एक घर के पास रुकती है। लीजिए मैडम, हम आ गए। आपको कुछ जरूरत हो तो मुझे कॉल कीजिएगा, मैं ये बगल वाले घर में ही हूँ। सुमन घर के अंदर जाती है। डाइनिंग टेबल पर पहले ही खाना रखा हुआ था, पानी का ग्लास भी, टीवी ऑन ही था। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी यहाँ कोई था या है। चलो, कंपनी अच्छी है, सब अरेंजमेंट्स मेरे आने के पहले ही कर रखे हैं। सुमन खाने की टेबल पर बैठती है जहाँ 5 लोगों का खाना परोसा हुआ था। ये 5 प्लेट किसके लिए सर्व कर दिया? हाथ है। सुमन अपनी प्लेट से खाना शुरू करती है और उसी वक्त बाकी 4 प्लेटों से भी खाना गायब होने लगता है। प्रमिल, कहाँ हो तुम प्रमिल? सुमन भागती हुई अपने ड्राइवर के घर पर जाती है। सुमन क्या देखती है कि प्रमिल जमीन पर गिरा हुआ है। फर्श पर हर तरफ खून ही खून। प्रमिल के मुंह से भी खून आ रहा था। वो कराहता हुआ कहता है, मैम, यहाँ रूहें रहती हैं, ये आपको भी नहीं छोड़ेंगी। ये कहते कहते ही प्रमिल दम तोड़ देता है और सुबह के 11 बजे अचानक ही अंधेरा छा जाता है। चारों तरफ से अजीबोगरीब आवाजें आने लग जाती हैं। मम्मी आई, अरे कोई खाना देगा क्या मुझे? अरे जी सुनिए ना, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। पापा बचाओ, ये लोग कौन है? सुमन अपने दोनों हाथों से अपने कान को बंद कर लेती है और जोर जोर से चीखती है। अचानक एक सन्नाटा चारों ओर फैल जाता है। सुमन प्रमिल के घर से बाहर निकलती है। चारों ओर घुप अंधेरा, वो भी कुछ देख नहीं पाती और वापस अपने घर की ओर लौट आती है। इससे अच्छी तो मौत होती। ये मैं कहाँ फंस गई? मम्मा गोदी। अरे सुमन, क्या मरने वरने की बात करती रहती हो? जाओ मेरे लिए चाय बनाओ। ये कौन बोल रहा है? तभी अचानक से घर की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। सुमन देखती है कि वो किचन में है। उसके ठीक बगल में एक औरत, जिसके बाल उसके चेहरे की ओर थे, गैस के फ्लेम में अपने दोनों हाथों को पका रही थी। तुम कौन हो? कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रही हो?
तुमको बहुत पसंद है मेरे हाथों का खाना, तो मैं भी चखवा दूं क्या? कर्कश आवाज में ये कहती हुई वो औरत झट से सुमन के हाथों को आग में डाल देती है। सुमन चीखती रहती है पर वो औरत उसके हाथों को नहीं छोड़ती। तुम्हारे पेट में एक बच्चा है ना, सुन लिया मैंने। और औरत ये कहती सुमन के पेट पर हाथ फेरने लग जाती है और उसके पेट में हाथ डालकर मांस का टुकड़ा बाहर निकाल कर खा लेती है। मेरा बच्चा। ये तो कुछ भी नहीं, उधर देखो। वो औरत दीवार की तरफ इशारा करती है। दीवार पर खून के ऐसे धब्बे थे मानो नवजात शिशुओं को उसी दीवार पर पटक पटक कर मार दिया गया हो। तभी वहां लगभग 5 साल का एक बच्चा आता है। उसका शरीर पूरा सफेद और आंखें काली थी। माँ, भूख लगी है। वो औरत अपने आग में सेके हुए हाथ को वहीं पास में पड़े चाकू से काटकर बच्चे को खाने को दे देती है। सुमन तो समझो अब मर ही चुकी थी। इतना कुछ देखने के बाद कौन ही जिंदा रह सकता था। अब उसका शरीर भी गवाही दे रहा था। एक कदम भी चलना मुश्किल था। वो दीवार को पकड़ पकड़ कर बाहर हॉल में आती है, जहां डाइनिंग टेबल पर 5 लोगों को बैठा देखती है। बिना सर का एक आदमी टेबल पर अपने बीवी और 3 बच्चों के साथ बैठा था। सभी सुमन की ओर देखते हैं। मम्मी, तुम मेरी मम्मी बनोगी। यहाँ हमारी जैसे बहुत से लोग रहते हैं, बहुत सारे। फिर उस लड़की का क्या हुआ? वो अब जिंदा है? हाँ, उन लोगों को एक जिंदा इंसान भी चाहिए था जिसे वो रूहें रोज मारे, रोज। पता नहीं कितनी ही रूहें हैं, आज भी 1-2 तो दिखी जाती हैं। वो लड़की तो बस निकलने का राह ढूंढ रही है, पर वो निकलेगी कैसे? क्या कोई तरीका है? हाँ, किसी और को उन रूहों के हवाले कर देना यही एकमात्र रास्ता है। तो उसने किसे उन आत्माओं के हवाले किया? किया नहीं, अब करेगी। तुम्हें ये वही घर है और वो लड़की मैं हूँ। अलविदा नेहा। गाना। आज 20 सालों बाद रमेश अपनी दुल्हन नैना के साथ अपने गांव के अपने पुराने घर आता है। सभी लोग बहुत खुश थे। रूपा भी अपनी बहू का स्वागत करने में लगी थी। पर ये क्या, रूपा जैसे ही अपनी बहू की आरती उतारने जाती है, अचानक से तेज हवाएं चलने लगती है। घर की लाइट चली जाती है और आरती का थाल का दीपक बुझ जाता है। माँ, ये सब क्या हो रहा है? अचानक से ये मौसम कैसे बदल गया? अरे बेटा, ये गांव है। गांव में अक्सर ऐसा ही होता है, किसी भी वक्त मौसम बदल जाता है और कभी भी लाइट चली जाती है। दीपाली बेटा, किचन से मोमबत्तियां तो ले आ। रूपा के कहने पर दीपाली किचन में मोमबत्ती लेने जाती है। लाइट ना होने की वजह से घर में काफी अंधेरा था, इसलिए दीपाली अपने फोन का टॉर्च ऑन करती है और टॉर्च ऑन करते ही उसे महसूस होता है जैसे कोई उसके सामने से गुजरा हो। मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ कि मैंने अभी यहाँ किसी को देखा? क्या सच में यहाँ कोई था या ये सिर्फ मेरा वहम था? अरे दीपाली बेटा, मिले कि नहीं मोमबत्ती? हाँ माँ, बस अभी लाती हूँ। दीपाली सारी बातों को भूलकर मोमबत्ती जलाती है और जैसे ही मोमबत्ती लेकर वापस बाहर जाने के लिए पीछे मुड़ती है तो उसके सामने एक 10 साल की छोटी बच्ची खड़ी होती है। उस बच्ची की एक झलक देखते ही दीपाली डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी अचानक से लाइट आ जाती है। दीपाली की आवाज सुनकर शंकर और छोटा भाई पवन उसके पास पहुंचते हैं। क्या हुआ दीपावली बेटा? पापा, मैंने किसी को देखा। दीदी यहाँ पर कोई नहीं है। अंधेरे में वहम हुआ होगा आपको। अब चलो, दरवाजे पर भैया भाभी कब से खड़े हैं। दीपाली भी इसे अपना एक वहम समझकर सबके साथ बाहर चली जाती है।
जहां वो लोग अपनी भाभी का स्वागत करते हैं। नैना अपने पैरों से कलश को गिराकर थाल में पैर रखती है और घर के अंदर जाती है। सब घर के अंदर चले जाते हैं। भाभी, मैं आपकी ननद नहीं, आपकी छोटी बहन और फ्रेंड की तरह हूँ, इसलिए कभी भी आपको ये लगे कि भैया आपको सता रहे हैं तो आप उनकी शिकायत मुझसे कर देना। भाभी भैया की शिकायत करे या ना करे, पर मुझसे और माँ से तेरी शिकायत जरूर करेगी। सभी आपस में बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। नैना भी घूंघट किए अपने बिस्तर पर बैठी थी। वो सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक अजीब डरावनी आवाज सुनाई देती है और कमरे की खिड़की अपने आप ही खुल जाती है। मुझे इसीलिए गांव पसंद नहीं। गांव में ऐसी ही डरावनी आवाजें आती हैं। मैंने तो सुना है गांव में बहुत सारे भूत भी होते हैं और इस मौसम को पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ सोने। बाय भाभी, हम कल बात करेंगे। अब सब अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। नैना अपने कमरे में बिल्कुल अकेली थी। कुछ देर बाद रमेश अपने कमरे में आता है और देखता है कि नैना खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर की ओर एक टक नजरें लगाकर देख रही थी। क्या हुआ नैना, बाहर क्या देख रही हो? मैं बाहर का मौसम देख रही हूँ रमेश जी। इस मौसम को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आज कोई अपना बदला लेने के लिए आया है। तुम क्या बोल रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वैसे भी रात काफी हो चुकी है, अब हमें भी सो जाना चाहिए। चलो। इतना बोलकर रमेश सोने के लिए बिस्तर पर लेट जाता है, पर नैना अब भी खिड़की के पास ही खड़ी होती है। रमेश के सो जाने के बाद नैना अपनी सास के कमरे में जाती है और अपनी सास के पास बैठकर रोने लगती है, जिसे सुन सास की नींद खुल जाती है। बहू, अरे क्या हुआ बहू? तू इतनी रात को यहाँ मेरे कमरे में बैठकर रो क्यों रही है? मम्मी जी, आपने मुझे क्यों नहीं अपनाया? आपको पता है, आपकी वजह से मुझे और मेरे परिवार वालों को गांव वालों के कितने ताने सुनने पड़े। तू मेरी बहू नहीं है। कौन है तू? मम्मी जी, मैं आप ही की बहू हूँ। आपने मुझे अब भी नहीं पहचाना? इतना बोलते ही नैना की आंखें लाल हो जाती हैं। वो जोर जोर से हंसने लगती है। मौसम का रुख बदल जाता है। कमरे की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप ही खुलने और बंद होने लगते हैं। देखते ही देखते नैना हवा में उड़ने लगती है और वो अपनी आंखों के इशारे से अपनी सास को भी हवा में लटका देती है। तेरी वजह से मुझे और मेरे घर वालों को ताने सुनने पड़े। तूने जो पाप किया है, तुझे उस पाप की सजा मिलेगी और अब तेरी इस गलती की सजा तेरा पूरा परिवार भुगतेगा। इस तरह से नैना बड़ी ही बेरहमी से अपनी सास को मार डालती है और आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब घर वालों को कमरे में रूपा की लाश मिलती है तो उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कल तक माँ बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ रात को कि माँ हम सबको छोड़कर चली गई? सारी गलती मेरी है। बेटे की शादी की खुशी में मैं ही रात को घर वापस नहीं आया और चला गया अपने गांव के दोस्तों से मिलने। अगर रात को मैं अपनी रूपा के साथ होता तो शायद आज वो हमें छोड़कर न जाती। घर में शोक का माहौल पसर गया था, पर नैना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ये बात कहीं ना कहीं पवन को भी समझ में आ रही थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और 1 महीने के अंदर ही अंदर शंकर की भी मौत हो जाती है। पहले माँ छोड़कर चली गई और अब पिताजी। क्या हो गया है हमारे घर को? पता नहीं किसकी नजर लग गई है। भैया, ये घर सही नहीं है। हम जब से इस घर में आए हैं कुछ न कुछ बुरा ही हो रहा है। हमें यहाँ से वापस शहर चले जाना चाहिए। जहाँ रमेश, दीपाली और पवन का रो रो कर बुरा हाल था, वहीं नैना अपने कमरे में बैठी आराम से मेकअप कर रही थी। दीदी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे लगता है
कि इन सब के पीछे भाभी का हाथ है। पवन, तू ये सब क्या कह रहा है? तू होश में तो है ना? अगर भैया भाभी ने तेरी ये बकवास बात सुन ली तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? तू भाभी पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकता है? दीदी आप खुद ही देख लो ना, हम जब से इस घर में आए हैं सब कुछ बदल गया है। शादी से पहले नैना भाभी ऐसी बिल्कुल नहीं थी, पर अब वो किसी से बात नहीं करती, ज्यादातर अकेले अपने कमरे में ही रहती है, और कभी उनसे बात करो भी तो न जाने कैसी अजीबोगरीब तरह की बातें करने लगती हैं। तू पागल हो गया है? आप समझती क्यों नहीं है दीदी? देखो ना, हमारे घर में मौत का सिलसिला शुरू हो गया है, पर भाभी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो अभी भी मेकअप कर रही हैं, आराम से खाना खा रही हैं। और दीदी आपको पता है, जिस रात माँ की मौत हुई थी ना, उस रात मैंने भाभी को माँ के कमरे में जाते हुए देखा था। पवन की बातें सुन अब दीपाली के मन में भी शक पैदा होने लगता है और वो इस बारे में रमेश से बात करती है। रात को सब साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी कौन हो तुम और तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्यों सबकी जान ले रही हो? रमेश जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भला मम्मी जी पापा जी की जान क्यों लूंगी? मैंने कब कहा कि तुमने माँ पापा की जान ली? नैना, तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम थोड़ी किसी को मारोगी। नैना, तुम नैना ही हो ना? रमेश की ये बात सुनते ही नैना खाना छोड़कर गुस्से में सबको देखने लगती है। पूरे परिवार के साथ शहर में शिफ्ट होने की तैयारी कर लेता है। जब ये खबर उसके दोस्त को पता चलती है तो वो शंकर से बात करने उसके घर जाता है। शंकर, 2 साल पूरे हो चुके हैं और अब तू शहर भी जाने वाला है। मैं सोच रहा था कि तेरे शहर जाने से पहले गौरी का गौना कर दूं, ताकि तू अपनी बहू को अपने साथ लेकर जा सके। ये तू कैसी बातें कर रहा है? रिश्तेदारी बराबरी वालों से होती है, और वैसे भी अब मेरा बेटा या मेरा परिवार कोई भी इस रिश्ते को नहीं मानता। ये तू कैसी बातें कर रहा है दोस्त? जब हमने अपने बच्चों की शादी करवाई थी तब हम दोनों ही एक बराबर थे। पिछले 2 साल में तेरा कारोबार थोड़ा सा अच्छा क्या चल गया, तू पुराने रिश्ते ही तोड़ देगा। देख भाई, ऐसा मत कर। अगर तूने मेरी बेटी को अपनी बहू के रूप में नहीं अपनाया तो कोई भी मेरी बच्ची से शादी नहीं करेगा। अरे उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यार देख, वैसे भी बाल विवाह तो कानून मान्यता नहीं देता, फिर मैं कैसे दे दूं? तू अपनी बेटी के बड़े होने पर उसकी शादी किसी दूसरे लड़के से करवा देना। वैसे भी तब तक ना उसे और ना ही गांव वालों को ये बात याद रहेगी। मेरे बेटे को बख्श दे मेरे भाई। इस तरह से शंकर
अपने दोस्त के परिवार और गौरी को गांव वालों के ताने सुनने और जिल्लत से भरी जिंदगी जीने के लिए छोड़ अपने परिवार वालों के साथ शहर चला जाता है। अरे इनकी गोरी में ही कोई दोष होगा, तभी तो लड़के वालों ने इनकी बेटी को अपनी बहू के रूप में नहीं अपनाया और उसको यहाँ छोड़कर शहर चले गए। अब कौन थामेगा ऐसी लड़की का हाथ? अरे पता नहीं कैसा आदमी है जो गांव वालों के इतने ताने सुनकर भी सर उठाकर गांव में चल रहा है। अरे अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता ना तो मैं तो शर्म के मारे मर ही जाता। हाँ, दिन रात लोगों की नजरों में अपने लिए ग्रहण देख और सबके ताने सुन सुन अब गौरी के पिता हिम्मत हारने लगते हैं और एक रात गौरी के माता पिता खुदकुशी कर लेते हैं। ये सदमा गौरी भी सहन नहीं कर पाती और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तुम्हारे परिवार की वजह से हम लोगों ने अपनी इज्जत और जान गंवाई। इसका बदला तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा, वो भी अपनी जान देकर। हंसते हुए अब नैना हवा में उड़ने लगती है। नैना अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। गौरी की आत्मा उसके शरीर पर हावी हो चुकी थी। उसकी आंखें सफेद, पैर उल्टे, चेहरा काला और बाल बिखर गए थे। अब गौरी अपनी शैतानी शक्तियों से घर के हर कोने को अपने काबू में कर लेती है और सीधी दीवार पर जाकर चिपक जाती है। मुझे अपना बदला चाहिए। बदला लूंगी मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। गौरी इतनी तेज चिल्ला रही होती है कि उसकी आवाज से घर के सारे कांच टूट जाते हैं। सामान इधर उधर गिरने लगता है और ये सब देखकर तीनों भाई बहन के होश उड़ जाते हैं। बचाओ, भागो भागो। उन तीनों को अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहां भागता देख गौरी जोर जोर से हंसने लगती है। तभी दीपाली घर से बाहर निकलने लगती है, जिसे देख गौरी गुस्से में अपनी शक्तियों से तुरंत घर का दरवाजा बंद कर दीपाली को हवा में उड़ा देती है। बाहर भागी थी, मुझसे बचकर भागना चाहती है, कोई नहीं बचेगा, आज तुम सब मरने वाले हो। अचानक घर में भूतिया आवाजें गूंजने लगती है, तेज हवाएं चलने लगती हैं, सोफा, टेबल, कुर्सी सब हवा में उड़ने लगता है। ये सब देखकर रमेश, दीपाली और पवन की रूह कांप जाती है। घर में ये सब होते हुए और अपनी बहन को हवा में उड़ते हुए देख रमेश और पवन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे अपनी जान बचाए। इतने में गौरी अपनी आंखें दीपाली की तरफ करती है और अपनी शैतानी शक्तियों से उसका गला दबाने लगती है। भागने का बहुत शौक है ना, अब मैं तुझे इस दुनिया से ही भगा दूंगी। इतना बोलकर गौरी दीपाली को उठाकर फेंक देती है और दीपाली दीवार से टकराकर नीचे गिर जाती है। दीपाली के पूरे शरीर में चोट के निशान होते हैं और वो उठ भी नहीं पाती। दोनों भाई भागते हुए अपनी बहन के पास जाते हैं। ये तो बस शुरुआत है, मैं तुम तीनों को तड़पा कर मारूंगी। अरे अरे पर हमने क्या किया है? हम तीनों भाई बहन तो निर्दोष हैं। गलती तो हमारे माता पिता ने की थी और उन्हें तुम पहले ही मार चुकी हो, फिर हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? पवन के इतना बोलते ही गौरी एक हवा के झोंके की तरह उसके पास आती है और उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा देती है और रमेश को गुस्से भरी नजरों से देखती है। गलती मेरे परिवार की नहीं थी, पर सबको मरना पड़ा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। गौरी पवन को हवा में उछाल देती है, जिस पर कमरे की छत से टकराकर जमीन पर आकर वो गिरता है। उसके सर और शरीर पर जगह जगह चोट लग जाती है और खून बहने लगता है, जिसे देख अब रमेश से चुप नहीं रहा जाता। गौरी, तुम्हारा गुनहगार मैं हूँ। तुम्हारी शादी मुझसे हुई थी। अगर तुम्हें बदला चाहिए तो मुझसे लो। मेरे भाई बहन को छोड़ दो। तुम मुझे मार दो। मरना तो सबको पड़ेगा। अरे पर इसमें उन दोनों की कोई गलती नहीं है। प्लीज, मैं मानता हूँ कि तुम और तुम्हारे परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, पर गौरी मैं प्लीज मेरे भाई बहन को छोड़ दो। उन्हें तो इस बात के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उनका इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। तुम और तुम्हारा परिवार यही चाहता था ना कि मैं तुम्हें अपना लूं। उस समय मैं बच्चा था, मेरे पास इतनी समझ नहीं थी, पर आज मैं तुम्हें तुम्हारे इसी रूप में अपनाता हूँ। मेरे साथ जो करना है कर लो, बस मेरे भाई बहन की जान बख्श दो।
बख्श दो उनकी जान। रमेश की ये बात सुनकर गौरी का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। ठीक है, मैं तुम्हारे भाई बहन को नहीं मारूंगी, पर तुम्हें मरना होगा और तुम्हारी आत्मा को मेरे साथ शादी करनी होगी। मुझे मंजूर है। अब रमेश गौरी के साथ छत पर जाता है और छत से नीचे कूद जाता है। रमेश के मरते ही गौरी उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाती है और इस तरह से रमेश खुद मरकर अपने भाई बहन को बचा लेता है। खूनी गुड़िया। वो आवाज। आधी रात का वक्त हो चुका था। पड़ोस वाले घर से फिर से किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगी और साथ में उसी घर में रहने वाली देवकी नाम की औरत की लोरी गाने की आवाज भी। ये आवाज सुनते ही राधिका डर से थर थर कांपने लगी। उसने जल्दी से गहरी नींद में सोए अपने पति केशव को जगाया। केशव उठो, देखो ना, फिर से किसी की लोरी गाने की आवाज आ रही है बाजू वाले घर से। क्या हुआ राधिका, क्यों परेशान हो रही हो? अरे कोई आवाज नहीं आ रही यार। लेकिन अभी बस 2 मिनट पहले तो देव की लोरी गा रही थी और एक बच्चा रो रहा था। अरे कोई मूवी देख रहा होगा, उसकी आवाज होगी। देवकी और उसके पति मोनिश ने बताया ना कि उनके बच्चे नहीं होते। उस घर में कोई बच्चा नहीं है। अब ना तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। लेकिन अभी बस 2 मिनट पहले तो देव की लोरी गा रही थी और एक बच्चा रो रहा था। राधिका हैरान थी कि आवाज सिर्फ उसे ही सुनाई क्यों देती थी। लेकिन जब उसके पति केशव ने उसकी बात नहीं सुनी तो वो सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन राधिका के कानों में किसी छोटी बच्ची के हंसने की आवाज गूंजने लगी। राधिका बुरी तरह से डर गई थी। अगली सुबह। मैं दुकान जा रहा हूँ, आज माल खत्म हो रहा है दुकान में। इन दिनों पता नहीं क्यों लोग जमकर खिलौने खरीद रहे हैं। आज बड़े बाजार जाकर सारे खिलौने ले आता हूँ। आप रात होने से पहले आ जाएंगे ना? लगता है तुम देवकी से अभी तक डरी हुई हो। अच्छा ठीक है, देखो घर के पीछे वाली गैलरी में मत जाना, क्योंकि वहां से तुम्हें अक्सर देवकी नजर आती है और तुम ना फिर डर जाती हो। ठीक है केशव, मैं आज उधर जाऊंगी ही नहीं। जब भी उधर देखती हूँ कुछ डरावना ही नजर आता है। केशव दुकान चला जाता है। तभी अचानक राधिका को याद आता है कि घर की गैलरी में उसने कुछ कपड़े सुखाए थे। डरते हुए वो वहां जाती है। दूसरी तरफ देवकी की गैलरी नजर आती थी। राधिका जैसे ही कपड़े लेकर वापस आने को पलटती है, उसकी नजर सामने देवकी की गैलरी में पड़ी। वहां एक 4 साल की बच्ची खड़ी होकर उसे घूर रही थी। हे भगवान, ये कौन है? कौन है ये? मैं इससे पूछूं कि इसका नाम क्या है? हाँ, पूछ लेती हूँ, फिर केशव को बताऊंगी। वो मेरी बात पे भरोसा नहीं करते ना। बेटा, कौन हो तुम? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? गुड़िया। तभी अचानक वहां पर देवकी आती है और वो बच्ची गायब हो जाती है। क्या हुआ? आप किससे बात कर रही थी? वो यहाँ पे मैंने एक लड़की को देखा था। वो कौन थी? कहाँ गई वो अभी? कौन लड़की? मैंने कहा ना, मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है। मैंने देखा था, वो यही थी। वो आपके पीछे कौन है? राधिका को फील होता है कि किसी ने उसे धीरे से पुकारा, आंटी। राधिका पलट कर देखती है तो वहां वो छोटी बच्ची खड़ी थी। राधिका चीख कर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो केशव उसके पास खड़ा था। क्या हुआ राधिका? राधिका, होश में आओ। वो तो भला हो देवकी जी का, जिन्होंने तुम्हें बेहोश पड़ा देखकर मुझे कॉल कर दिया और मैं घर आ गया। तुम उस गैलरी में गई ही क्यों? केशव, वो लड़की यहाँ आ गई थी और वो देवकी, वो ठीक औरत नहीं है। तुम पागल हो गई हो राधिका। आज देवकी जी ने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया। क्या सोचती रहती हो? अरे कोई नहीं है उस घर में। अगले दिन केशव के दुकान जाते वक्त,
मैं भी आज आपके साथ चलूंगी। अच्छा, ओके, ठीक है, चलो चलो अब। दुकान पर पहुंचकर वाह केशव, कितने सारे नए खिलौने। और ये इस पैकेट में क्या है? अरे एक बड़े साइज की डॉल है, मार्केट में नहीं आई है। सोचा अगर लोग खरीदेंगे तो अगली बार और ऑर्डर कर दूंगा। क्या मैं देख लूं इस डॉल को? हाँ, देख लेना। मैं जरा माल लेने बड़े बाजार जा रहा हूँ। तुम दुकान संभाल लो और आराम से बैठकर खिलौने देख लो, ठीक है? केशव दुकान से चला जाता है। तभी कुछ देर बाद देवकी दुकान पर आती है। कैसी हो तुम? तुम यहाँ क्या लेने आई हो? गुड़िया। गुड़िया? मेरा मतलब तुम गुड़िया का क्या करोगी? तुम्हारे घर में तो बच्चे। तुम मुझे गुड़िया दिखाओ, बस बड़ी वाली गुड़िया। राधिका घबराते हुए बड़ी डॉल का पैकेट खोलती है। बिल्कुल ऐसी ही डॉल चाहिए। आज वो खुश हो जाएगी इसे देखकर। कौन कौन खुश हो जाएगी? देवकी अजीब नजरों से राधिका को देखती है और बिना कुछ कहे पैसे देकर चली जाती है। उसके जाने के बाद राधिका शॉप के अंडरग्राउंड में नए टॉयज का मॉल चेक करने जाती है। वहां बच्चों का एक झूला था। राधिका ने देखा कि वो झूला हिल रहा था, जैसे अभी अभी कोई वहां से उतरा हो। राधिका को किसी छोटे बच्चे की आवाज आती है। कौन है? कौन है वहाँ? वही छोटी लड़की जो देविका के घर दिखी थी, राधिका के सामने आ जाती है। आंटी, मुझे गुड़िया चाहिए, वो बड़ी वाली। मेरे पास कोई गुड़िया उड़िया नहीं है। बड़ी गुड़िया चाहिए, मुझे दे दो, नहीं तो मैं ये सारे खिलौने जिंदा कर दूंगी और फिर वो आपको मार डालेंगे। कौन हो तुम? मैंने कहा ना नहीं है मेरे पास बड़ी गुड़िया। अभी तो थी ना, कहाँ गई? वो देवकी ले गई अपने साथ। अभी जाओ और मेरी गुड़िया लेकर आओ, वरना। उस छोटी लड़की के नाखून बड़े हो जाते हैं और पैर उल्टे। वो बहुत ही खौफनाक दिखने लगती है। नहीं नहीं, देखो, मैं अभी जाकर तुम्हारी गुड़िया लाती हूँ। तुम यहीं रुको। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, कहीं तुम भाग गई तो। राधिका शॉप से निकलकर तेज स्पीड में सड़क पे चलने लगती है। उसने पलट के देखा तो वो लड़की साही की तरह उसका पीछा कर रही थी। राधिका देवकी के घर पहुंचती है। दरवाजा खुला था। राधिका अंदर गई, वहां कोई नजर नहीं आया, बस सामने वो गुड़िया रखी थी। राधिका चुपचाप गुड़िया को उठा के वहां से आने लगती है। पीछे से आवाज आती है, रुको, ये क्या कर रही हो? मेरी गुड़िया कहाँ ले जा रही हो? देखो देवकी, ये गुड़िया मुझे ले जाने दो, वरना वो लड़की। ओह, तो उसने तुम्हें डराया। उसे तो मैं बुलाती हूँ। गुड़िया, जरा यहाँ आना बेटा। मम्मा क्या हुआ? मेरी लाडो गुड़िया को बहुत पसंद है। देखो ना, 10 साल की हो गई, अब तक डॉल से खेलती है। ये तो वही लड़की है, और ये 10 साल की नहीं 5 साल की है। हाँ, लेकिन जब उस कार एक्सीडेंट में मर गई तब 5 की थी, अब तो 10 की हो गई है ना। मतलब ये मेरी बेटी है और मरने के बाद भी मेरे साथ है। इसे ना लोरी सुन के ही नींद आती है और डॉल्स इसे बहुत पसंद है। राधिका बुरी तरह से घबरा के भागती है। भागते भागते मेन रोड पे आ जाती है। वहीं उसका एक्सीडेंट होता है और उसकी मौत हो जाती है। मगर राधिका की मौत के बाद केशव को पास वाले घर से बच्चे के रोने और लोरी गाने की आवाज सुनाई देने लगती है। जाग उठी डायन। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहती थी रुक्मा देवी। उम्र यही कोई 60 साल की होगी उनकी। गांव के लोग कहते थे कि वो औरत नहीं बल्कि डायन थी, क्योंकि शादी होते ही रुक्मा के पति की मौत हो गई और फिर धीरे धीरे उसके परिवार के सब लोग एक एक करके खत्म हो गए और साथ ही गांव में पड़ा अकाल
जमीन सूख गई, खेती सूख गई, लोग भूखे मरने लगे। रुकमा को गांव से बाहर निकाल दिया गया और तब से वो गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। कोई भी रुकमा के घर के आजू बाजू से गुजरता तक नहीं था। एक दिन गांव के रहने वाले रतन और उसकी पत्नी आनंदी को दूसरे गांव से आते वक्त रात हो गई और अंधेरे में रास्ता भटक के वो रुकमा की झोपड़ी के पास जा पहुंचे। अरे आनंदी, ये क्या हो गया? हम तो रुकमा डायन की झोपड़ी के पास आ पहुंचे। अब तो सब बुरा होगा। जल्दी जल्दी से निकल यहाँ से। हाँ जी, सही कहते हैं आप, ये डायन हमको खा जाएगी। जल्दी भागो यहाँ से। तभी रुकमा झोपड़ी से बाहर आती है। अरे रुको, तुम लोग यहाँ मेरी झोपड़ी में आराम कर लो और देखो, इस रास्ते पर आगे मत जाना। हाँ हाँ, हमें आगे जाने से इसलिए रोक रही है ना, ताकि हमें मार डाले तू? अरे ना ना, मैं तो तुम्हारी जान बचाना चाहती हूँ, मेरी बात तो सुनो। डर की वजह से आनंदी और रतन वहां से भाग जाते हैं, लेकिन फिर अगले दिन गांव में खबर फैलती है कि रतन और आनंदी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वजह क्या थी किसी की समझ में नहीं आया। अगले दिन गांव में जोर का तूफान आया और भयानक तरीके से किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। अरे भाई, लगता है उस डायन रुकमा ने गांव पे काला जादू कर दिया है। हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लगता है कल आनंदी और रतन मर गए। लगता है ये उसी का किया धरा है। हमें सरपंच के पास चलना चाहिए। वो दोनों आदमी सरपंच के घर पहुंचते हैं। अरे, तुम इस वक्त यहाँ पर क्यों आए हो? जानते नहीं बाहर क्या हो रहा है? कितनी डरावनी आवाज गांव में गूंज रही है। बस मालिक, किसी तरह आ गए। पूरे गांव वालों की जिंदगी का सवाल है। अरे मालिक, ऐसे तो सब एक एक करके मर जाएंगे। तो क्या चाहते हो, क्या किया जाए? मालिक, हमें रुकमा को मारना होगा। अरे जब तक वो डायन गांव में जिंदा रहेगी, तब तक गांव में ये सब होता ही रहेगा। शायद ठीक कह रहे हो तुम लोग, मगर ये काम करेगा कौन? मालिक, अगर आप कहे तो हम दोनों मिलके इस काम को अंजाम दे दे। बस आपको हमें यकीन दिलाना होगा कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन बाहर जो आतंक का साया है, उसमें तुम दोनों रुकमा तक पहुंचोगे कैसे? हैं? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मालिक, आप उसकी चिंता ना करें। काल भैरव का भभूत है हमारे पास। रुकमा तक पहुंचकर आसानी से मौत के घाट उतार देंगे उसको। हाँ, मैं भी चलूंगा तुम लोगों के साथ। उस डायन को मरते हुए देखने की बड़ी इच्छा है मुझे। सरपंच उन दोनों लोगों के साथ गांव के बाहर की तरफ चल देता है। गांव में घनघोर काली रात पसरी हुई थी और दिल दहलाने वाली चीख की आवाज माहौल को बेहद खौफनाक बना रही थी। हाथ में काल भैरव का भभूत लिए वो तीनों रुकमा की झोपड़ी की तरफ जा रहे थे। वहां पहुंचने के बाद, ये लो खंजर और पार कर दो इस डायन के कलेजे के अंदर। मालिक, आप बस यहीं खड़े होकर नजारा देखो, आज ना बचेगी ये। हाँ मालिक, ये भभूत अब इसकी जरूरत नहीं है। मैं इसे यहाँ पेड़ की डाली पे रख देता हूँ। लौटते वक्त हमारी रक्षा करेगा। वो दोनों आदमी चुपके से सोती हुई रुकमा देवी के ऊपर वार करते हैं। एक जोरदार चीख से वो इलाका गूंज उठता है, लेकिन अचानक रुकमा के शरीर से जो खून बहता है उसका रंग नीला था। ये देखकर वो दोनों आदमी डर से कांपने लगते हैं। अरे 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 अरे, ये क्या? अरे इसके खून का रंग तो नीला है। अरे तो क्या हुआ? डायन जो ठहरी इंसान नहीं है ये, और आज इस बात का पक्का यकीन हो गया है। मर गई चुड़ैल, मर जाने दे। चल सरपंच साहब को जाकर ये खबर सुनाते हैं। वो दोनों जैसे ही बाहर आए, उन्होंने देखा सरपंच की लाश पेड़ पे लटकी हुई थी। ये देखकर वो दोनों डर के मारे चीखते हुए वहां से भागे, लेकिन तभी एक बेहद डरावनी औरत उनके सामने आकर खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हो?
तुम्हें क्या लगा किसी का खून करके बच जाओगे तुम? कौन हो तुम? कौन हो? हमने तो डायन को मारा है, कुछ गलत नहीं किया भाई। वो डायन नहीं थी, वो इस गांव की रक्षा कर रही थी। तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता वो कौन थी? उसने रतन और आनंदी को मार डाला। रतन और आनंदी को मना किया था रुक्मा ने इस रास्ते से आगे जाने से, पर वही दोनों माने नहीं और उन दोनों ने मुझे देख लिया था, इसलिए उनका मरना तो तय था। क्या मतलब तूने मारा था और हम समझ रहे थे कि रुक्मा ये सब कर रही है? अरे वो तो मेरे कब्जे में थी, रोज अपने खून का चढ़ावा देकर इस गांव को बचा रही थी, तभी तो उसका खून नीला पड़ गया था। लेकिन तुमने तो उसे मारकर मेरा काम आसान कर दिया। अरे नहीं, हम नहीं मानते कि ये सच है। नहीं मानते तो बताओ सरपंच कैसे मरा फिर? क्योंकि उस वक्त तो तुम लोग रुक्मा को मार रहे थे ना, जवाब दो। हाँ, बात तो सही है। इसका मतलब इसका मतलब अब तुम लोगों ने अपनी मौत को खुद दावत दी है, क्योंकि जो तुम लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थी वो तो अब रही नहीं। अरे लेकिन कौन है वो जो हम लोगों को मारना चाहता है? आत्मा, रुक्मा के घर वालों की आत्मा। वो लोग कोई आम आदमी नहीं, खूनी भेड़िए थे और रुक्मा ने उनका ये राज जान लिया था। रुक्मा के अंदर शक्तियां थी जिसके चलते उसने उन सबको खत्म कर दिया। क्या? अरे लेकिन पूरा गांव तो समझ रहा था कि रुक्मा अपने घर वालों को खा गई। खा रुक्मा नहीं, मैं गई। क्योंकि असली डायन मैं हूँ और अब कोई नहीं बचेगा इस गांव में, कोई नहीं। भागो तुम दोनों। वो दोनों आदमी पागलों की तरह भागते हुए गांव पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कि पूरा गांव खुद की नदी बन चुका था, हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी और रुक्मा के मरे हुए घर वाले उन लाशों को खा रहे थे। कुछ देर के बाद उन दोनों का भी वही हाल हुआ। खून का बदला। अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर सुमन और अखिल ने एक छोटा सा नया घर बनाया था, लेकिन उस घर में आने के बाद उसके साथ क्या हो सकता था, इस बात का अंदाजा उन दोनों को था ही नहीं। अभी इस घर में आए हुए उन्हें 2 दिन भी नहीं हुए थे। एक शाम जब अखिल घर में नहीं था तो किचन में खाना बनाते वक्त सुमन को ऐसा लगा जैसे किचन की दीवार के पीछे से किसी के बात करने की आवाज आ रही थी। कौन हो सकता है यहाँ पर? इतना धीरे धीरे कौन बात कर रहा है? सुमन दीवार से कान लगाकर बात सुनने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता। तभी अचानक घर की लाइट चली जाती है और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने की आवाज आती है। सुमन दरवाजे की तरफ दौड़ कर जाती है, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले कोई आवाज उसके कान में धीरे से सुनाई पड़ती है। सुमन, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे घर में। सुमन जोर से चीखती है और दरवाजा नहीं खोलती। दरवाजे की बजने की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगती है। सुमन लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ती है और झटके के साथ दरवाजा खोलकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी अचानक से अखिल की आवाज सुनकर उसे होश आता है। सुमन, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अखिल, वो लाइट चली गई और कोई है इस घर में। अखिल, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो किचन की दीवार के पीछे से किसी की आवाज आ रही थी। कैसी बात कर रही हो? तुमने खुद सारे लाइट के स्विच ऑफ किए हुए हैं। देखो, लाइट तो आ रही है। सुमन, तुमने घर में अंधेरा क्यों किया हुआ है? और किसकी आवाजें आ रही थी? चलो मैं जाकर चेक करता हूँ। नहीं अखिल, मैंने लाइट ऑफ नहीं की और मैं क्यों लाइट ऑफ करूंगी? ये देखो,
ध्यान से देखो, घर के सारे स्विच ऑफ हैं। तुम भी ना कमाल करती हो सुमन। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ये देखकर सुमन और भी ज्यादा डर जाती है कि सच में लाइट की सारे स्विच बंद थे। सुमन समझ नहीं पा रही थी कि ये सब किसने किया होगा। ठीक उसी वक्त अखिल किचन की तरफ जाता है और सुमन को ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने जैसे ही पलट कर देखा, एक साया उसके घर के दरवाजे से बाहर निकलता हुआ नजर आया। अखिल, अखिल यहाँ आओ, देखो कोई तो है। अभी मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा है। सुमन, मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अरे मैंने किचन में भी जाकर देखा, पास वाले घर में जो लोग हैं ना, उनसे बात करने की आवाज आ रही है। एक काम करो, तुम जाकर आराम करो, मैं खाना खुद परोस कर खा लूंगा। ओके, तुम बेडरूम में जाओ। जाओ। नहीं अखिल, मैं अकेले नहीं जाऊंगी और अब इस घर में मैं एक दिन भी नहीं रहना चाहती। थोड़ी देर के बाद सुमन और अखिल दोनों ही बेडरूम में जाकर सो जाते हैं। डर की वजह से सुमन को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर वो गहरी नींद में सो जाती है और सुबह जब सोकर उठती है तो उसने देखा कि अखिल ऑफिस के लिए तैयार हो गया था। अखिल, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे इस घर में अकेला छोड़कर आप कहीं नहीं जा सकते। देखो सुमन, मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। कल तुम ऐसे ही डर गई थी, अब परेशान मत हो और मैं ब्रेकफास्ट बाहर कर लूंगा। ओके, जब तुम्हारी तबीयत ठीक लगे तो तुम खाना बनाकर खा लेना। और हाँ, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए बाहर से खाना भिजवा दूं। नहीं अखिल, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए खाना बना लूंगी, लेकिन मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है। अभी मैं चलता हूं, तुम अपना ख्याल रखना। चलो, गुड बाय। अखिल के जाने के बाद सुमन बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है और शावर ऑन करती है। नहाते नहाते सुमन को एहसास होता है कि शावर से पानी की जगह खून गिर रहा था। उसने घबराकर सामने लगे मिरर में देखा और ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि वो पूरी तरह सर से पैर तक खून में भीग चुकी थी। सुमन भागकर बाहर आती है। उसे अपने घर का पूरा फर्नीचर जला हुआ नजर आता है और उसके ठीक सामने खड़ी हुई थी एक औरत जिसने दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर लंबा सा घूंघट था और उसके शरीर से खून टपक रहा था। कौन हो तुम और क्या चाहती हो मुझसे? यहाँ क्यों आई हो तुम? मैं तुमसे तुम्हारा पति चाहती हूँ। मुझे अपना पति दे दो और मैं वापस चली जाऊंगी। लेकिन मेरा पति? अखिल, मेरा मतलब तुम्हें मेरा पति क्यों चाहिए? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने नहीं, हर सुहागन औरत मेरी दुश्मन है और जब भी मेरी आंखों के सामने कोई औरत अपने पति के साथ नजर आती है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन तुम ऐसा क्यों करती हो? और प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मुझे और अखिल को जाने दो। हम दोनों हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चले जाएंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता। एक बार जो इस जमीन के आसपास से गुजर जाता है उससे फिर हमेशा के लिए मेरे साथ इस जमीन के नीचे मेरी दुनिया में चलना पड़ता है। और तुमने इस जमीन के ऊपर अपना घर बनाकर अपनी दुनिया बसाने की कोशिश कर ली। अचानक से वो औरत सुमन को उसके बाल पकड़कर जमीन पर घसीटने लगती है। सुमन दर्द से जोर जोर से चीखती है, लेकिन उसकी आवाज उसके घर की दीवारों के अंदर दब कर रह जाती है। अब बाकी दूसरी औरतों की तरह मैं तुम्हें भी इस घर की दीवारों के नीचे दफन कर दूंगी और तुम्हारे पति को हमेशा के लिए अपना पति बना लूंगी। जानती हो, मेरी भी शादी हुई थी, लेकिन शादी के ठीक बाद मांग में सिंदूर भरकर मेरे पति ने गला घोट कर मेरी हत्या कर दी और इस जमीन के नीचे मुझे गाड़ दिया। बस तब से मेरी आत्मा यही भटक रही थी। मुझे भी सुहागन बनना है, मुझे भी पति चाहिए। छोड़ दो मुझे प्लीज, मुझे जाने दो। देखो तुम्हें पति चाहिए, तुम किसी और को अपना पति बना लो। मुझे और अखिल को जाने दो यहाँ से। लेकिन वो औरत सुमन को लेकर वहां से गायब हो जाती है। शाम को जब अखिल ऑफिस से लौट कर आता है, डोरबेल बजाता है, तभी मुस्कुराते हुए सुमन दरवाजा खोलती है। दरअसल सुमन के शरीर के अंदर अब उस औरत की आत्मा थी
लेकिन अखिल का चेहरा देखते ही सुमन के शरीर के अंदर एक हरकत होती है और वो अचानक से नाराज हो जाती है। क्या हुआ सुमन? आज तो ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत भी ठीक लग रही है आज तो। गुड। मुझे नहीं पता था कि तू आने वाला है यहाँ, वरना तो मैं तेरी मौत का सारा इंतजाम करके रखती। क्या हुआ? अब मेरी बात का जवाब नहीं दोगी क्या? नाराज हो मुझसे किसी बात पर? हाँ? ऐसी तो कोई बात नहीं है। जाओ, डाइनिंग टेबल पर तुम्हारा फेवरेट खाना लगा दिया है, जाकर खा लो। हाँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वैसे भी सुबह से कुछ खाया नहीं है। थैंक यू यार, मैं जल्दी से जाकर खाना खाता हूँ। ओके? अखिल जैसे ही खाने की कटोरे का ढक्कन हटाता है तो वो हैरान रह जाता है कि वहां पर सुमन का कटा हुआ हाथ था। उसमें पहनी हुई चूड़ियों से वो सुमन के हाथ को पहचान जाता है। खाने की जगह सुमन के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े काटकर उस आत्मा ने अखिल के सामने परोस दिए थे। अखिल घबराकर वहां से भागने लगता है। तभी सुमन के शरीर में मौजूद वो आत्मा अपने असली रूप में आकर अखिल के सामने खड़ी हो जाती है। कौन हो तुम? और क्या किया तुमने मेरी पत्नी के साथ? हाँ? इसका मतलब वो ठीक कहती थी कि इस घर में कुछ गलत है। कहाँ है मेरी सुमन? तुम्हारी सुमन के मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके उसका खाना बना दिया और उसकी आत्मा को मैंने इस घर की जमीन के नीचे दफन कर दिया है। वो कैद हो गई है यहाँ हमेशा के लिए। तुम भी उसके पास जाना चाहते हो? मगर क्यों किया तुमने ऐसा? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी और मेरी पत्नी? पहले तो मैंने तेरी पत्नी को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि मैं तुझे अपना पति बनाना चाहती थी। मेरी आत्मा जो पूरे एक जन्म से किसी से शादी करने के लिए तड़प रही है, उसकी हसरत पूरी करना चाहती थी मैं। और इसलिए मैंने तेरी पत्नी का रूप लेकर तेरे साथ रहने के बारे में सोचा। लेकिन जानता है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन क्यों? देखो तुमने सुमन के साथ जो भी किया, मुझे जाने दो यहाँ से प्लीज। अखिल भागने लगता है, लेकिन घर का दरवाजा अब लॉक हो चुका था। अब तो भाग कर नहीं जा सकता। मेरे हाथ तेरे खून से रंगने के लिए बेचैन हो रहे हैं। मेरा गला सूख रहा है। अब उसकी प्यास तेरे खून से ही बुझेगी। अरे लेकिन क्यों? तुम्हारी आखिर मुझसे दुश्मनी क्या है? आत्मा अखिल की बात का कोई जवाब नहीं देती और अपने लंबे नाखून उसके गले में गड़ाकर उसके शरीर को खा जाती है और उसके बाद जोर से हंसते हुए कहती है
नहीं दो, मैं दूंगी पार्टी। आफ्टर ऑल कॉलेज की डिग्री मिल गई है मेरी बच्ची को। शी इज अ ग्रेजुएट नाउ। तो आज रात को मेरे घर पर पार्टी रहेगी, तुम सभी को आना है। रात को सभी पार्टी में आते हैं। सभी बच्चे नाच कूद रहे होते हैं। तभी कनिष्का खिड़की पर जाकर बाहर देखती है, जहां सामने के घर की छत पर बैठी एक औरत उसे लगातार घूरे जा रही थी। ये मिस्टर शाह के घर में ये औरत कौन है? वो तो अकेले रहते हैं। तभी वहां कनिष्का की फ्रेंड आ जाती है। तू यहाँ रात को बाहर तारे देख रही है क्या? चल ना, सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। कनिष्का नेहा के साथ चली तो जाती है, पर उसे बहुत अजीब महसूस होने लगता है, मानो कोई सदियों पुराना दुख उसकी आत्मा को याद आ गया हो। ये अचानक मुझे रोने का मन क्यों कर रहा है? और ये स्मेल कहाँ से आ रही है? मम्मी लगता है कोई पार्टी में नॉनवेज ले आया है। आर यू गॉन मैड कनिष्का? वी ऑल नो कि तुम्हारी फैमिली वेजिटेरियन है। तो ये सड़ी हुई मछलियों का गंध कहाँ से आ रहा है? क्या मजाक है ये कहकर कनिष्का जोर जोर से चीखने लग जाती है। कनिष्का की आवाज सुनकर गौतम वहां आता है। ड्रामा मत करो कनिष्का, बस इसी कारण से ही मैं पार्टी वार्टी पसंद नहीं करता। चलो जाओ अपने कमरे में। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और इसके बाद कनिष्का का बिहेवियर और भी खराब होता जाता है। रात को 3 बजे अचानक उठकर कनिष्का दीवारों से बातें करने लगती है। उसकी आवाज सुनकर रीना भागते हुए आती है। अरे बेटा, इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और दीवार को देखकर किससे बात कर रही हो लाडो? कोई नहीं है यहाँ। रीना कनिष्का को सीने से लगा लेती है। कनिष्का का शरीर बहुत गर्म था। रीना ये देखकर सोच में पड़ जाती है। आज तक मेरी बच्ची ने कभी ऐसा बिहेव नहीं किया। आज क्या हो गया है इसे? शाम तक तो बिल्कुल ठीक थी और अब अचानक इतना तेज बुखार। ये सब क्या हो रहा है? रीना भागकर थर्मोमीटर लाती है और कनिष्का का टेम्परेचर चेक करती है, पर उसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब क्या हो रहा है? अचानक मेरी बेटी को किसकी नजर लग गई? रीना अपनी बेटी के साथ ही सो जाती है और अगली सुबह डॉक्टर को बुलाती है, पर डॉक्टर के टेस्ट के बाद भी सब कुछ नॉर्मल ही निकलता है। अब ये क्या नया लफड़ा आ गया है? एक और नया खर्चा। ये क्या कह रहे हैं आप? जब तक कनिष्का टॉपर थी तब तक आपकी बेटी थी, और आज बेचारी बच्ची तकलीफ में है तो ये सब कहने लगे आप? रीना और गौतम में बहस हो जाती है। गुस्से में गौतम घर से बाहर निकलता है, जहां उसे पता चलता है कि मिस्टर शाह अब नहीं रहे। वो घर आकर कनिष्का के पास बैठी रीना को इस बात की खबर देते हैं, जिसे सुनते ही अब तक सोई कनिष्का अचानक मुस्कुराने लगती है और भागती हुई अपनी अलमारी खोलती है और सारे सामान को बाहर बिखेर देती है। क्या ढूंढ रही है बेटा? मुझे बता लाडो। इतने में कनिष्का के हाथ कैंची लग जाती है, जिसे लेकर वो अपने सर के सारे बाल काटने लगती है। मिल गया मम्मा, मिल गया। ये क्या किया तूने? अरे क्या हुआ है लाडो तुझे? मुझे बता। तूने कल से कुछ खाया भी नहीं। कुछ खा ले बेटा, कमजोर हो जाएगी। पेट भर गया है। कितनी उल्टी अभी की मैंने। पूरे के पूरे शाह को खाकर बैठा हूँ मैं। खाकर बैठा हूँ? ये सब क्या कह रही है तू? बाथरूम में जाकर देख ले। रीना बाथरूम में जाती है, जहां बेसिन में नीले रंग की उल्टी थी, जिसमें मांस के टुकड़े थे, जिसे देखकर रीना को भी उल्टी आने लगती है। वो भागकर वापस कनिष्का के कमरे में आती है। सुनिए जी, हमें जल्द से जल्द कनिष्का को किसी पंडित जी के पास ले जाना होगा। ये कुछ और ही है। आज के जमाने की होकर तुम ये सब क्या कह रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता। गौतम अपनी पत्नी की बात को इग्नोर कर देता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। भूखी रहने के कारण अब कनिष्का के शरीर की हड्डियां भी दिखने लगती है। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे आ चुके थे। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बहुत हुआ। रीना अपनी जान पहचान के एक पंडित जी को अपने घर पर लेकर आती है, जो कनिष्का की हालत देखकर ही समझ जाते हैं। बच्ची की हालत बहुत खराब है, इसे मैं नहीं संभाल पाऊंगा। ये मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं, जो कुछ ही दिन पहले साधना के लिए हिमालय जा चुके हैं।
रीना हर तरफ हाथ पैर मारती है कि कहीं कोई रास्ता दिख जाए। फिर उसे घोस्ट कैचर के बारे में पता चलता है। डूबते को तिनकी का सहारा समझ रीना उनकी टीम को भी अपने घर पर बुला लेती है और वो लोग कनिष्का से पूछताछ शुरू कर देते हैं। क्या आई हो तुम और कौन हो? कितनों के नाम बताऊं? मतलब तुम एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो इस लड़की के शरीर में। बताओ बताओ कितने हो? हम 42 प्रेत हैं। कनिष्का की बात सुन वहां मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं। उसके शरीर में बसे इन प्रेतों को निकालना अब किसी के बस में नहीं रह गया था। उसी शाम कनिष्का की मृत्यु हो जाती है, जिसका सदमा रीना बर्दाश्त नहीं कर पाती और सब कुछ छोड़ अपनी बेटी के साथ हुए इस हादसे के पीछे की वजह का पता लगाने निकल पड़ती है। अंधेरा। कृपया ध्यान दें। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 26 में एक पुराना मकान खाली पड़ा था। आसपास के लोगों का कहना था कि 5 साल पहले मकान में रहने वाला खुराना परिवार रातों रात अचानक गायब हो गया और फिर कभी कोई उस घर में रहने नहीं आया। लेकिन आज सुबह से ही वहां चहल पहल थी। किसी मिश्रा परिवार ने घर खरीद लिया था और मिश्रा जी का बेटा अतुल और उसकी नई नवेली पत्नी कविता वहां रहने आने वाले थे। सुबह के वक्त अतुल और कविता घर में पहुंचते हैं। अतुल, घर की साफ सफाई तो बहुत अच्छी से हो गई है। हाँ, देखकर लगता नहीं कि 5 साल से बंद पड़ा है। हाँ, लेकिन इतने दिन से कोई इसे संभालने क्यों नहीं आया? अरे कविता, इस मकान के मालिक का कोई अता पता नहीं, कहाँ चले गए कोई नहीं जानता। तो फिर आपने घर को किससे खरीदा? मकान मालिक के कोई दूर के रिश्तेदार हैं, बहुत कम पैसों में बेच रहे थे तो मैंने खरीद लिया। जानती हो ना, दिल्ली में जमीनों के भाव कितने हो गए हैं। हाँ, लेकिन कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। अतुल बाथरूम में नहाने जाता है और कविता किचन में। तभी उसके हाथ से स्पून गिर जाती है। जैसे ही कविता स्पून उठाने के लिए नीचे झुकती है, उसे किचन की शेल्फ के नीचे किसी की आंखें नजर आती है। कविता चीख कर बाहर की तरफ भाग आती है। अरे कविता, कविता क्या हुआ? अरे तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही थी? क्या हुआ? वहाँ अलमारी के नीचे कोई है। अतुल नीचे झुककर देखता है और घबरा के पीछे हट जाता है। मैंने कहा था ना, कुछ है वहाँ पर। अतुल, चलो हम यहाँ से चलते हैं। तुम भी ना कविता, वहां कॉकरोच है और कोई भूत नहीं है। एंड आई नो तुम्हें कॉकरोच से कितना डर लगता है। अतुल, मैं सच कह रही हूँ, वहाँ कॉकरोच नहीं बल्कि कुछ और था। किसी की आंखें। मुझे डर लग रहा है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अतुल कविता की बात नहीं सुनता और रात होने की वजह से कविता को सोने के लिए कहता है। डर की वजह से कविता को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसकी नजर कमरे की छत पर लगे फैन के पास एक मकड़ी पे जाती है। वो मकड़ी को देखने लगी। देखते ही देखते कविता को एहसास होता है कि मकड़ी का आकार बढ़ता जा रहा है। कविता घबरा कर चीखने की कोशिश करती है, पर तभी वो देखती है कि मकड़ी एक डरावनी शक्ल में बदल गई। अतुल उठो, वो देखो। क्या हुआ कविता? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? वो देखो अतुल, वो कौन है? एक छोटी सी मकड़ी, और कौन? इस घर में कुछ अजीब है अतुल, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, बेकार में डर रही हो तुम। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर। कविता, आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊंगा, मुझे बहुत देर हो गई है। प्लीज अतुल, कुछ तो खा लो। देखो, मैंने नाश्ता टेबल पर लगा दिया है। प्लीज कविता, तुम फ्रिज में रख दो, मैं निकाल कर खा लूंगा शाम को, ठीक है? ओके, बाय। अतुल ऑफिस चला जाता है और कविता किचन में काम करके जैसे ही बाहर निकलती है तो देखती है कि डाइनिंग टेबल पर एक बुजुर्ग औरत और एक आदमी बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। कविता ये देखकर
खौफ से भर जाती है। कौन है आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं? अतुल बचाओ। क्यों डर रही हो बेटा? मैं इस घर का मालिक हूँ, रंजीत खुराना। और मैं इनकी बीवी रमनदीप खुराना। लेकिन आप लोग तो गायब। मेरा मतलब। किसने कहा? अरे हम तो यहीं रहते हैं, इसी घर में। वो देखो, हमारे कपड़े, सारा सामान सब तो है। लेकिन बेटा, जब से तुम आई हो ना, हम बड़े खुश हैं। अकेले पड़ गए थे ना। कविता ने चारों तरफ देखा और वो हैरान रह गई कि घर में खुराना और उसकी बीवी के कपड़े और सामान नजर आ रहा था। कविता घबराहट की वजह से दरवाजे की तरफ बढ़ती है ताकि वहां से बाहर जा सके। तभी एक यंग औरत उसके सामने आ जाती है। कहाँ जा रही हो? मेरे मम्मी पापा ने कहा ना कि वो अकेले हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा? कौन है आप सब? कौन है? जाने दीजिए मुझे। मैं इनकी बेटी हूँ ना, क्या करूँ? मैं तो मरने के बाद इनका ख्याल रख नहीं सकती। अब तुम्हें ही ये काम करना होगा ना। हेल्प, कोई बचाओ मुझे। कविता भागती है और अपने कमरे में जाकर एक कोने में बैठ जाती है। पूरा दिन वो एक जगह बैठी रहती है। शाम को 5 बजे अतुल घर आता है और कविता को ऐसी हालत में देखकर परेशान हो जाता है। क्या बात है? अरे तुम यहाँ ऐसे? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? क्या हुआ? वो अतुल खुराना और उसकी बीवी यहाँ इस घर में। कौन खुराना? कविता, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? इस घर के मालिक अतुल, वो यही है, इसी घर में। मैंने उन्हें देखा है और उनकी बेटी भी। तभी कविता ने देखा कि बुजुर्ग औरत, आदमी और उनकी बेटी कविता के ठीक सामने आकर खड़े हो गए। वो देखो अतुल, वो सब यहाँ है, तुम देख रहे हो ना? ओ ये, अरे ये तो मेरे मॉम डैड हैं। इनसे डरने की क्या जरूरत है? चलो अब उठो, डिनर बनाओ सबके लिए। और सुनो, मम्मी पापा को इंसानों का मांस बहुत पसंद है, तो वही पकाना। क्या कहा तुमने? तुम्हारे मम्मी पापा? लेकिन तुम अतुल मिश्रा मेरे पति हो, और ये खुराना, और ये क्या मजाक है? इंसानों का मांस? कौन हो तुम? ओह अच्छा, तुम्हारा पति। तुम उसकी वजह से परेशान हो। रुको। अतुल पीछे पलट कर देखता है और फिर जैसे ही वो कविता की तरफ पलटता है, कविता ने देखा कि उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया था और अब वो किसी भेड़िए की तरह नजर आ रहा था। कौन हो तुम? मेरे पति कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? अतुल ने रूम की छत की तरफ इशारा किया। कविता ने देखा कि अतुल का शरीर रूम की छत पे चिपका था। वो मर चुका था। अतुल कोई बचाओ। अब कुछ नहीं हो सकता। जानती हो, ऐसे ही उस रात हम सबको मार के छत पे लटका दिया गया था। क्या गलती थी हमारी और मेरे परिवार की? यही इसी फैन के पीछे हमारी डेड बॉडी छुपा दी गई, फॉल सीलिंग करवा के, ताकि किसी को पता ना चले। हम सब यहाँ कैद हैं। लेकिन तुमने मेरे पति को क्यों मारा? उससे तो मरना ही था, क्योंकि उसके बाप ने, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, इस घर को हड़पने के लिए ये सारा खेल रचाया था। उसकी सजा तो मिलनी ही थी। मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? नहीं, अब तुम हमेशा के लिए यहाँ कैद हो। हमारी भूखी तड़पती आत्मा को
संतुष्टि करने के लिए एक जिंदा इंसान का इस घर में होना जरूरी है। और अब से ये काम तुम करोगी। किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम कभी यहाँ आई भी थी। हैं? उसके बाद सेक्टर 26 में एक खबर और फैल गई कि खुराना के मकान में रहने आए अतुल और कविता भी अचानक से गायब हो गए। कंचन रुदाली पार्ट 1। माथे पर काले रंग की बिंदी लगाए, काले जोड़े में अपने पल्लू से अपने मुंह को धत्ती फुफकार कर कर रोती चीखती औरतें छाती पीट पीट कर अपना शोक व्यक्त करती एक लाश को घेरे रो रही थी। रो रे, छाती पीटो रे, ठकुराया तेरी बेटी गई है, रोना कैसी माँ है रोती नहीं। ए ठाकुर साहब बोलो, कुछ तो बोलो था। अरे ऐसे बूथ बनकर रहेगी तो ये दर्द तुम्हारे सीने में ही रह जाएगा। रो रो कर इसे निकाल दे ठकुराइन। राजस्थान में ये प्रथा सदियों से चली आ रही है। किसी भी राजा या जमींदार के घर किसी की मौत पर रुदाली को शोक मनाने बुलाया जाता था, जो 12 दिनों तक चला करता था। ये किस्सा शुरू होता है राजस्थान के एक गांव बिलासपुर के जमींदार प्रेमनाथ के घर से। ठाकुर साहब के घर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। नौकर चाकर सारी खुशियां, बस था नहीं तो एक बच्चा जो उन्हें पिता कहे। प्रेमनाथ अपने बगीचे में बैठे उदास चेहरा लिए सोचते हैं, कब मेरे आंगन में नन्ही सी जान खेलेगी, कब? अरे इतनी संपत्ति किस काम की है? भगवान पर भरोसा रखिए साहब, वो सबका ख्याल रखता है। कल ही मेरी लुगाई को सपना आया था कि ठकुराइन एक बच्ची के साथ खेल रही हैं। क्या सच में? तो वो श्राप जो हमारे वंश को लगा था। अरे अरे अरे, कितने समय बीत गए ठाकुर साहब, अब काहे का श्राप? कितने दिन ही छिपा करता है, हैं? अब तो आप खुशियां मनाइए। माली की बात सच निकली और ठकुराइन गर्भ से रही और 1 साल में ही उन्होंने एक नन्ही सी जान को जन्म दिया, जिसका नाम निशा रखा गया। निशा यानी अंधेरा, घोर अंधेरा। और निशा की पसंद भी कुछ ऐसी ही थी। बचपन से उसे काली चीजें संजोने का बड़ा शौक था। हे भगवान, ये काली गुड़िया कहाँ से ले आई? फेंक इसे निशा, डर नहीं लगता तुझे? गुड़िया पूरी तरह काले कपड़े में रुई डालकर बनाई गई थी। गले में लाल रंग के धागे में एक ताबीज, मानो किसी तंत्र मंत्र के लिए इस्तेमाल में लाया जाता हो। ठकुराइन घबरा जाती है और उस गुड़िया को निशा के हाथ से लेकर नीचे फेंक देती है। तुम्हें कुछ हो जाता तो बेटा? नहीं माँ, मुझे क्या होता? ये डॉल तो मेरी फेवरेट बनेगी। मुझे काला रंग कितना पसंद है, आप जानती हो ना माँ। ऐसी ही कुछ अजीब हरकतें करती निशा बड़ी हुई और आज 18 साल की होने वाली थी। एक दिन बाद ही उसका बर्थडे था। अपने जन्मदिन और मौत के एक दिन पहले वो रात को कहीं से बड़ी देर से लौटी और आते ही अपने कमरे में चली गई। और उस रात की सुबह फिर हुई ही नहीं। आज आसमान कितना अलग सा है ना, कितना घोर अंधेरा है। तुम्हें अंधेरे से कैसा प्यार है लाडो? अमावस की रात आते ही बाहर जाने के लिए बेचैन हो जाती हूँ, पर हर बार की तरह इस बार भी तुम्हें बाहर जाने नहीं मिलेगा। जाओ कमरे में आराम करो। कल जन्मदिन है ना तुम्हारा, बहुत बड़ी दावत रखी है गांव वालों के लिए। छिप कर ही सही, आज तो मैं बाहर जाकर रहूंगी। 18 साल की हो गई हूँ, बच्ची थोड़ी ना हूँ। मेरा बर्थडे तो बाहर ही सेलिब्रेट होगा। ठीक 12 बजे निशा छिपकर बाहर चली जाती है और सबके सोने के बाद वापस लौटकर सीधे अपने कमरे में जाकर लाश की तरह बिस्तर पर गिरती है और एक टक खिड़की के बाहर ही देखती रहती है, मानो कोई बाहर आसमान से उसे देख रहा हो। रात के 3 बजे। ओ अंकल, जल्दी चलो ना,
निशा के आगे लाइन में लगा हुआ आदमी अपने हाथ को शरीर से अलग कर निशा के हाथ में देता हुआ कहता है, अरे परेशान कर दिया है। अब आगे वाला बढ़ता नहीं तो कैसे बढ़ूं मैं? इस हाथ से उसे नीचे जलते आग में धक्का दे दो। ये सब क्या है? गुनु काका, आप तो पौधों को पानी देते हो ना? आप यहाँ और हम सब कहाँ जा रहे हैं? और आपके हाथ कैसे कटे? यहाँ कोई किसी का मालिक नहीं और कोई किसी का नौकर नहीं छोटी मालकिन। मौत के बाद तो सब बराबर है, सब। काश अपनी बेटी से जीते ही मिल पाते हम। कोई नहीं, तुम मेरे पास आ गई। खैर देखो, हम मर चुके हैं। कल रात ही तुमने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। अब तक तो तुम्हारे शरीर को जलाने की तैयारी भी शुरू हो गई होगी। रात को तो मैं घर पर अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, फिर क्या हुआ? काका, ये सब क्या है? मैं सपना देख रही हूँ ना, मुझे वापस जाना है। निशा चारों तरफ देखती है। चारों ओर भूत पिशाच तड़प रहे थे। हमें जाने दो। जल्दी हो गई। काका, मुझे बहुत डर लग रहा है काका। कुछ आत्माएं स्वर्ग और नर्क के बीच में फंसी रह जाती है। ये वही दुनिया है, प्रेत लोग। अब पता नहीं कब तक यहाँ रहना होगा। काका, मुझे बचा लो प्लीज। माली अचानक पीछे पलटता है और निशा को नीचे जलती आग में धक्का दे देता है। अरे लाश के अंगूठे में धागा तो बांधो। सबके इंतजार में तुम लोगों ने शाम कर दी। अरे अब रात को लाश को जलाया भी नहीं जाता। पास बैठी एक औरत निशा की लाश के पास जाती है और अंगूठे में धागा बांधने के लिए एक रेशम का धागा तोड़ती ही है कि लाश हवा में उड़ जाती है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ऐसा तो तभी होता है जब लोग से कोई आत्मा वापस आ जाती है। छोटी मालकिन के साथ कोई साया था। इसका शरीर जला दो वरना यह सबको खा जाएगी। न जाने क्या लेकर लौटी है। कंचन रुदाली निशा की लाश को पकड़कर उसके सीने में एक पत्थर रखकर उसके कान में कुछ बोलती है। क्रिया कर्म की कोई रस्म किए बिना ही सभी निशा की लाश को जला देते हैं। चली गई मेरी बिटिया। अब तो मेरी गुड़िया मेरे पास ही रहेगी। आखिर क्यों प्रेमनाथ के मालिक ने प्रेत लोक से निशा को बचाया? उस अमावस की रात क्या हुआ था? कंचन ने कैसे उसे अपने बस में किया? जानने के लिए देखिए कंचन रुदाली पार्ट 2। कंचन रुदाली पार्ट 2। आ गई मेरी बेटी अब मेरे पास। ये कहती हुई अब तक रोती छाती पीटती कंचन जोर जोर से हंसने लग जाती है। मुखाग्नि मैं दूंगी। मैं एक रुदाली आज हंसेगी और तुम सब रोओगे। कंचन वहीं पड़ी निशा की लाश के ऊपर से ईंट को हटाती है और निशा की अर्थी को जला देती है। बिना किसी सही रस्म के निशा का शरीर राख में मिल जाता है। प्रेमनाथ और ठकुराइन बेसुध होकर सब कुछ देख कर भी पर अपने दिल और दिमाग पर लगे सदमे के कारण कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। जलती चिता को छोड़ कंचन उठकर हवेली से बाहर चल देती है। बाहर की ओर निकलती रुदाली फिर एक बार पलटती है और ठकुराइन को देखती हुई कहती है, चलती हो ठकुराइन, जल्दी ही लौटूंगी। उसके बाहर कदम रखते ही पूरे गांव में मानो सैलाब उमड़ पड़ता है। बारिश तूफान रुकने का नाम ही नहीं लेते। चारों तरफ त्राहिमाम की स्थिति बन जाती है। इतनी गर्मी के मौसम में ऐसी बारिश, इसकी हर बूंद ऐसी है मानो किसी अपने के गम में फूट फूट कर रो रही हो। हाँ, तुम सही कहती हो रंभा। और ये सब हुआ भी छोटी ठकुराइन की मौत के बाद। क्या कारण हो सकता है इन सब का? अरे हम सब कब तक घरों में छिप कर बैठे रहेंगे? हैं? अरे खेत की फसलें बर्बाद हो रही है सो अलग,
ठाकुर साहब को ही जवाब देना होगा कि ये सब क्या है। परेशान होकर सभी गांव वाले तूफानी बारिश में ठाकुर साहब के घर पहुंचते हैं, जहां वो लोग देखते हैं कि ठाकुर साहब की हालत बहुत नाजुक है। कंचन, ये सब कुछ उसी का किया धरा है ना, जाने क्या करके गई है। जैसे ही उसने हवेली से जाते वक्त कहा जल्द ही लौटती हूँ, तब से इनकी तबीयत बिगड़ते ऐसी हो गई है। शहर से कोई डॉक्टर भी आने को राजी नहीं हो रहे। अब कंचन के घर जाना ही एक उपाय दिखता है। तभी ठाकुर साहब जोर जोर से चीखने लग जाते हैं। नहीं, मुझे प्रेत लोग नहीं जाना। अरे ठकुराइन, देखना ये तेरी बेटी को क्या हो गया है। मुझे साथ ले जाएगी ऐसा कह रही है। ये क्या कह रहे हैं आप? यहाँ पर कोई नहीं है। अजी निशा क्यों ले जाएगी आपको? ऐसा कुछ नहीं होगा जी। अरे गट्टू, तू भी आ गया। देख रही हो ना ठकुराइन, तुम्हारी बगिया संभालने वाला गट्टू आज तेरी बगिया उजाड़ने आया है। ये तो बहुत बुरा संकेत है ठकुराइन। ठाकुर साहब को सब मरे हुए लोग दिख रहे हैं। अरे जिस दिन हमारी निशा मरी थी उसी रात गट्टू भी मरा था। मरे हुए पति को छोड़ फिर भी कंचन ठाकुर साहब की बेटी को रोने आ गई। अजीब सा नहीं लगा सुनकर? क्या वो रुदाली गट्टू की पत्नी है? ये सब क्यों हो रहा है? इसका जवाब बस वही दे पाएगी। हाँ ठकुराइन, और हमें एक बच्चा होगा, ये सपना भी गट्टू की पत्नी को ही आया था, जबकि हमारे वंश को तो श्राप था, श्राप। तेज बारिश में सभी भीगते भीगते रुदाली की कुटिया के बाहर पहुंचते हैं। तेज बारिश में बाहर औरतें काले कपड़े में अपने बालों को खोले अपने घुटनों पर बैठी जोर जोर से अपना सर घुमा रही थी। आएगा आएगा गया रे गया रे, आएगा आएगा गया रे, ऐसे कुछ अजीबोगरीब गाना गाती हुई जोर जोर से सर घुमाती वो औरतें बहुत डरावनी लग रही थी। हमें अंदर चलना चाहिए। सभी दरवाजा खटखटाते हैं पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। तोड़ दो दरवाजा। हाँ, तोड़ दो दरवाजा। दरवाजा तोड़ दो। दरवाजा तोड़कर सभी अंदर आते हैं। सामने का दृश्य ऐसा भयावना कि कोई अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ये क्या? हे भगवान, ये कंचन कौन है? इसके घर से तो प्रेत लोक का रास्ता जाता है। कंचन उठकर आगे बढ़ती है और जाते हुए अंगारों को पार करती एक अजीब से चेहरे के राक्षस के पास पहुंचती है, जिसके हाथ में चाबुक था जिससे वो रूहों को सजा देता था। पूरा गांव आ गया है मालिक, अब सबकी बलि ले लो और निशा और मेरे पति को वापस उनके शरीर में भेज दो। दोनों के शरीर को संजो कर रखा है मैंने। ये निशा बिटिया का शरीर तो सबने जलते हुए देखा है, तो रुदाली के पास शरीर कैसे है? ये क्या राज है? रुदाली गट्टू और निशा के शरीर को सबके सामने रखती है और कहती है, निशा मेरी बेटी थी, मेरी इकलौती बच्ची, जिसे मेरे पति ने ठाकुर साहब को सौंप दिया था, क्योंकि आप कभी मां नहीं बन सकती थी। बोले ठकुराइन, सच है ना ये? आप लोगों के पैसे के आगे मेरी ममता का गला घोट दिया गया। जिस दिन गट्टू ने मुझे बताया कि मेरी बेटी आपके घर जाने वाली है, मैंने उसी दिन से प्रेत लोक को अपना घर बना लिया था। पर मैं तो मां बनी थी, मेरे शरीर में सभी लक्षण थे, ये कैसे हो सकता है? आपको एक दवाई दी जाती थी जिसके कारण आपका शरीर एक गर्भवती औरत की तरह बदलने लगा, और फिर मैंने आपके गर्भ में डाल दिया प्रेत का अंश, वो अंश जो मेरी बेटी को मुझे वापस पाने में मदद करता। पर तुम्हारे वंशहीन होने के श्राप ने उस गर्भ का नाश कर दिया। निशा तुम्हें सौंप दी गई, उसने मेरी कोख में ही सब तंत्र मंत्र सीख लिए थे, इसलिए उसे वही चीजें अपनी ओर खींचने लगी। अमावस के दिन उसकी वही शक्तियां उस पर हावी हो गई और वो चली गई सब कुछ छोड़कर। पर मैं उसे कैसे जाने देती? उसकी आत्मा को प्रेत लोक से उसके पिता ने बचा लिया और
और उसकी आत्मा उसके शरीर में आ गई। पर प्रेत सरकार बहुत क्रोधित हुई, इसीलिए आप सबकी आंखों में धूल झोंक कर मैंने एक पुतले को जलाया, ना कि मेरी बेटी को। अब उसी सरकार की मदद से मैं फिर से अपनी बेटी और पति को पालूंगी और उसके बदले ये पूरा गांव ने सौंप दूंगी। भागो भागो यहाँ से, भागो 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 यहाँ से। हमें भी शरीर दिलवा देना कंचन, इन सब का शरीर तो है ही। हमें भी शरीर दिलवा देना कंचन, इन सब का शरीर तो है ही। आज कितने ही साल बीत गए, गांव अब आत्मा और प्रेतों के नाम से जाना जाता है। इतने मुर्दों में रह गई है जिंदा तो बस कंचन।